अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल नजमा स्टूडियो। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और साथ साथ नाराज़ भी होंगे आप लोग मुझसे, और आपका नाराज़ होना बनता भी है कि काफ़ी गैप के बाद मैं नजमा स्टूडियो पर आती हूँ। तो अभी कोशिश करूँगी कि रेगुलर हो जाए, कोई नॉवेल्स जो है ना वो अपलोड करना शुरू कर दूँ। और मजबूरी का आपको पता है कि दो दो चैनल्स को एक साथ टाइम देना काफ़ी मुश्किल हो रहा है। तो अभी काफ़ी सारी रिक्वेस्ट आ रही थी नजमा स्टूडियो पर लॉन्ग नॉवल की। तो मैंने सोचा कि कोशिश करती हूँ, कोशिश से तो सब कुछ ही हो सकता है। तो अभी फ़िलहाल 1 हफ़्ता तक तो ये शॉर्ट नॉवल दूँगी ताकि चैनल थोड़ा रनिंग में आ जाए। उसके बाद कोशिश करूँगी कि कोई लॉन्ग नॉवल आपको ज़रूर दूँ नजमा स्टूडियो पर भी। 12 घंटे 10 घंटे का तो नहीं होगा, लेकिन 6 से 7 घंटे का तक तो कोशिश कर लूँगी। तो बस आप साथ दीजिएगा मेरा। नए आने वालों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज का जो नॉवल है बहुत ज़बरदस्त है, हट के है थोड़ा-सा। मतलब कि जो इसका नॉवल का प्लॉट है वो बड़ा बड़ा ज़बरदस्त लिखा है, और वैसे तो इनके सारे नॉवल ही अच्छे होते हैं। तो उम्मीद है ये नॉवल भी आपको इनका बहुत पसंद आएगा राइटर का। और नॉवल का नाम है मुसाफ़ा तमाम हुई, और राइटर का नाम है शुमाइला दिल इबाद। तो आइए फिर नॉवल की तरफ चलते हैं। बाबा खैरू कहाँ गया? दाऊद अहमद ने बुकाइन के नीचे पड़ी खाली कुर्सी को देखते पिछली सीट पर विराजमान बेटे से पूछा। कभी कभी मस्जिद में भी ज्यादा टाइम लगा देते हैं, मैं गेट खोलता हूँ। इसी कार से निकलकर जाजिब को यूं लगा जैसे आग के भांवड़ में आ गया हो। हाड़ की शिहर दोपहर इतनी पुरतपिश और जामद थी कि दाना जमीन पर गिरता तो भुन जाता। इसी लो और तपिश का नतीजा था जो दूर दूर तक वीरानी थी। चरन परन इंसान सारी मखलूक अपने अपने ठिकानों में गोया कैद काट रही थी कि कब दोपहर ढले और मामूलात जिंदगी शुरू कर सके। जाजिब ने रेलिंग वाले गेट को हाथ लगाया तो गेट बे आवाज खुलता चला गया। बाबा खैरू रेलिंग और गेट को हमेशा चिकनाई लगाए रखता था ताकि धात से धात टकराने की करखत आवाज न बन सके। अपना बैग कंधे पर डाले बाप और ताया को गाड़ी में छोड़कर जाजिब तेज कदमों से अंदरूनी दरवाजा खोलकर लाउंज में दाखिल हो गया। घर हस्बे मामूल बाहर की तरह वीरान था। गुज़िश्ता 4 साल से ये वीरानी इन बाप बेटे की अब मुकद्दर थी। जाजिब ने सर झटक कर एहसास पीछे धकेला और अपने कमरे के दरवाजे के सामने पहुंचकर हैंडल पर हाथ रखकर दरवाजा खोल लिया। लेकिन अगले ही लम्हे उसने घबराकर पूरी कोस से दरवाजा बंद करना पड़ा था। दरवाजे और दहलीज का तसादम इतना शदीद था कि लाउंज में दाखिल होते दाऊद अहमद और सऊद अहमद को भागकर उसके पास पहुंचना पड़ा था। क्या हुआ जाजी? दाऊद हैरान होकर बेटे का चेहरा तक रहे थे। अंदर क्या है जाजी बेटा? सऊद अहमद ने परेशान होकर भतीजे से इस्तफसार किया। तब तक दाऊद उसका जवाब सुने बगैर दरवाज़ा खोल चुके थे और फिर उन्होंने भी बेसाख्ता दरवाज़ा बंद कर दिया। जल्दी बाहर निकल आरिफ। और फिर जवान मुलाजिम आरिफ और हमसायों की मुलाजमा शकीला आगे पीछे चलते कमरे से बाहर निकल आए। इनकी दगरगू हालत बता रही थी कि वो किस गुनाह की कालक मुंह पर मलकर बाहर निकले थे। सऊद अहमद को भतीजे और भाई से कुछ पूछने की जरूरत ही ना पड़ी। दाऊद का सीधा हाथ उठा और आरिफ के बाएं गाल पर कड़ाके से पड़ा था। हरामखोर उल्लू के पट्टे, मेरा घर है कि अयाशी का अड्डा जहां एसी चलाकर इखलाक सोच सरगर्मियां शुरू कर रखी हैं। साहब जी माफी दे दें। शकीला उनके पैरों में गिर गई। तुम मेरे घर से दफा हो जाओ रोजील औरत। शादीशुदा होकर गंद खा रही हो, इससे तो मैं अच्छी तरह निपटता हूँ। उन्होंने पाँव को हल्के से ठोकर से शकीला को पीछे धकेला तो वो सचमुच भागकर वहां से निकल गई। तीनों भूख थकन गर्मी हर एहसास भूलकर वो लाउंज के सोफे की तरफ बढ़ गए। आरिफ दाऊद अहमद के कदमों में बैठ गया। साहब जी, पहली और आखिरी गलती समझकर माफी दे दें। कब से मेरे घर को कोठा बना रखा है साहब। पहली दफा शकीला आई थी। दाऊद अहमद का दायां पांव हरकत में आया। जरब इतनी शदीद थी कि आरिफ उलटकर पीछे जा गिरा। सच बोल उल्लू के पट्टे, कोर्ट में सारा सारा दिन तेरे जैसे खबीसों के मुंह देखता हूँ। सच झूठ की परख है मुझे। तो तीसरी बार आई थी साहब। फिर झूठ। उनका हाथ एक बार फिर उठा। पापा प्लीज। ओके, खैरू बाबा को बुलाओ, मुझे पता तो चले इस खेल में कौन कौन मुलविस है। साहब, और कोई नहीं, सिर्फ मैं ही हूँ, बाकी किसी को अंदाजा नहीं। खैरू बाबा
दीनदार और परहेजगार बुजुर्ग थे। 16 साल का साथ था, चुनाचे घर और घर के मकीनों से उल्फत भी थी। सारा वाकया सुनकर तौबा तौबा करके सर ही पीट बैठे। पुलिस की धमकी पर आरिफ तोते की तरह बोलने लगा कि उसे मालूम था ये महज धमकी न थी। पुलिस तो दाऊद अहमद की जेब में पड़ी रहती थी। वो शहर के मारूफ कानून दां थे। मजाक तो था नहीं साहब। जब आप शहर से बाहर होते हैं और जाजिब बाबा हॉस्टल, तो फिर कभी कभार शकीला को बुला लेता हूँ। वो टेरेस से कूदकर लाउंज की सीढ़ियों से घर आ जाती है। लेकिन यकीन करें, ऐसा सिर्फ इसी गर्मियों में हुआ है। दोपहर को शकीला के साहब लोग उसे क्वार्टर जाने की इजाजत देकर अपने अपने कमरों में सो जाते हैं, तो हम बाप बेटा भी घर नहीं होते, तो तुम ये गुनाह मेरे घर की दीवारों पर मंड देते हो। बाबा खैरू ने एक बार फिर से सर पर हाथ फेर कर तौबा तुला की। साहब, मैं इसलिए कहता हूँ इस घर को बीबी औरत की जरूरत है। बाबा खैरू ठीक कह रहा है दाऊद। घर को मालकन की जरूरत है। जिस घर में घर वाली ना हो, तो नौकर इस घर को खेल का मैदान बना ले या अयाशी का अड्डा। इनकी मर्जी होती है। मालिक तो रोजी की तलाश में सुबह का निकला, रात गए घर लौटता है। तुम बाप बेटे का तो रात गए लौटने का भी डर डुक्कर नहीं। जाजिब हॉस्टल में पड़ा रहता है। तुम काम के सिलसिले में कई कई दिन दूसरे शहरों में लगा देते हो, तो पीछे नौकर जो भी करें कम है। सऊद अहमद बोलने पर आए तो बुलंद आवाज से बोलते चले गए। अब पुलिस पुलिस छोड़ो, अपनी ही बेइज्जती है। इसकी शक्ल गुम करवाओ हमेशा के लिए। चल दफा हो जा। इस शहर में भी कभी नजर आ गए तो दाऊद से पहले मैं तेरी खाल में घुस भरवा दूंगा। खंजीर ना हो तो। साहब, मैं अभी शहर छोड़ देता हूँ। आरिफ जान छुटने की राह देखकर सर पर पैर रखकर भागा कि उसे अपने मालिक की असूल पसंदी और सर्द महल तबीयत की कोई भूल नहीं थी। ये तो मालिक के बड़े भाई की वजह से जान छूट रही थी। नौरीन की रूह पर क्या गुजरी होगी, जिस घर की दर दीवार में नमाज तिलावत जिक्र अस्कार की सदाएं गूंजती थीं, वहां गुनाह कबीरा हो रहे हैं। सऊद अहमद बुड़बुड़ाए। मरहुमा नौरीन दाऊद सोमसलात की पाबंद बाअमल मुसलमान और इस्लामियात की लेक्चरार थीं। सारा खानदान जानता था दाऊद मर्द दफ्तर और सराय बनाते हैं, औरत घर बनाती है। जिस घर में औरत ना हो वो घर नहीं हो सकता, सराय ही बना रहता है। इसलिए सारी बहस दलीलें छोड़ो, अभी के अभी मुझे बताओ, तुम बाप बेटे में से कौन शादी करके घर वाली ला रहा है। जाजिब अभी पहले झटके से नहीं संभला था कि ताया ने खड़ी हथेली का वार सीधा दिमाग पर किया था। ताया, अब्बू ये क्या कह रहे हैं? ठीक कह रहा हूँ बेटा। तेरा बाप तो मानेगा नहीं। इसके इनकार का नतीजा तो तुमने आंखों से देख लिया है। इसलिए तुम्हारी शादी करवा देते हैं, सारे मसले खत्म। अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह। भाईजान, कैसी बातें कर रहे हैं? पिछले हफ्ते 17 का हुआ है जाजिब, अभी तो बच्चा है। वो बच्चा है, तुम बूढ़े हो। चलो करते रहो मर्जी। नौकर इस घर को हराम सराय बनाए रखें, क्या फर्क पड़ता है? सऊद अहमद के लहजे में तलखी से भी आगे की आग थी। साहब, आप खुद शादी करें। कड़ियल जवान है साहब, जायदाद हैं, बरसरे रोजगार हैं और जरूरतमंद भी। इसलिए हमारी दरख्वास्त को कम से कम आप ही समझें। खैरू बाबा ने नमनाक लहजे में हाथ जोड़ डाले। लोहा इतना शदीद गर्म था कि सऊद अहमद और खैरू बाबा की जोरदार चोट पर बर्दाश्त न कर पाया और रेजा रेजा हो गया। दाऊदे, जाजिब अभी बच्चा है, इस पर बोझ डालना जुल्म है। फिर जैसे ब्याह कर लाएंगे वो खुद भी बच्ची होगी। तुम्हें जाजिब को और इस घर को घर वाली की जरूरत है, नो उम्र बच्ची की नहीं। सऊद अहमद के लहजे में छोटे भाई और इसके घर के लिए मोहब्बत, हलावत और फिक्र सब मौजूद थी। तायाबू ठीक कह रहे हैं पापा। जाजिब के लहजे में सदियों की थकन के साथ बाप का हौसला बढ़ाती ढारस भी थी। पटवारी मुश्ताक अहमद की हमशीरा है, डॉक्टर नसरीन फातिमा, इसी शहर में क्लिनिक भी चला रही हैं। इनका रिश्ता मौजूद है। मुश्ताक ने मुझे खुद अपने मुंह से कहा है, पढ़ाई नौकरी भी फिर स्पेशलाइजेशन के चक्कर में पढ़कर पहले शादी नहीं की। अब कोई 45-46 की सन में होगी, अब करना चाहती हैं। कहो तो मैं आज शाम ही चक्कर लगा लेता हूँ। इससे पहले कि वो कोई जवाब देते, सऊद अहमद का फोन बजने लगा। आसफा की कॉल है। साथ ही उन्होंने आदतन फोन स्पीकर पर डाल लिया। उसने चारपाई पर निढाल लेटी बच्ची को परेशानी से देखा और अपना घिसे बटनों वाला मोबाइल उठा लिया। नंबर मिलाने से पहले वो कमरे के दरवाजे में आई। जरा सा सर बाहर निकाला, हर तरफ हू का आलम था। दोपहर ऐसे टिकी हुई थी जैसे सूरज कभी ना ढलेगा। प्राइवेसी का यकीन पुख्ता हो जाने के बाद उसने कॉल मिला ली। भाईजान, मैं आसफा बात कर रही हूँ। हाँ हाँ आसफा, खैर है? भाईजान, आप कॉल कर लें, मेरे पास बैलेंस कम है। शर्मिंदगी ने उसे निचोड़ डाला, पर क्या करती।
लख्ते जिगर का मामला था। अगले चंद मिनट बाद उसे सऊद अहमद की कॉल आ गई। हाँ अब बताओ आसफा, क्या बात है? परेशान लग रही हो। भाईजान, फरी की तबीयत बहुत खराब है। 10 बजे स्कूल से घर आ गई थी। शदीद बुखार साथ उल्टियां। यूं लग रहा है बच्ची की जान ही चली जाएगी। इस बार वो खुद पर काबू न रख सकी और रो दी। कस्बे वाले डॉक्टर आज आया नहीं? कयूम भाई पता नहीं किधर गए हैं। सितार भाई कह रहे हैं कुछ नहीं होता, शाम को डॉक्टर को दिखा लेना। मैंने कहा था शहर ले चलो, कहते हैं इस वक्त शहर में भी कोई डॉक्टर नहीं बैठा होता, शाम को मिलेंगे। लो जी, 100 डॉक्टर बैठे हैं, जिसे मर्जी वक्त दिखा लो, ये तेरा काम करने को वैसे ही राजी नहीं है। आसफा को यूं लगा जैसे सऊद खाना भी खा रहे हों, लेकिन उसे अपनी बात की जल्दी थी, इसलिए ये ना कह सकी कि पहले खाना खा लें फिर बात कर लेंगे। शाहिदा भाभी से पता चला आप शहर गए हैं। मैंने कहना था आप फरी की हकीकत बताकर दवा लेते आए, वरना जाकर मेरी डॉक्टर से बात करवा दें। मैं सब बता दूंगी तो डॉक्टर मेडिसिन लिख देगा, आप लेते आना। जब्त के कड़े पहरे के बावजूद लहजा फिर से भीग गया। हौसला कर पागले, कुछ नहीं होता, बच्चे बीमार शिमार होते रहते हैं। फरी ठीक हो जाएगी। मुझे तो लग रहा पानी की कमी हो गई है। आंखें खिंची हुई हैं, ड्रिप लगाने की जरूरत है, पर मेरी सुनता कौन है। शाम अभी बहुत दूर है भाईजान, आप जल्दी किसी डॉक्टर के यहाँ चले जाएं। हाँ मैं खाना खाकर निकलता हूँ। तुम तब तक घरेलू टोटके शोटके भी करती रहो। वो तो कर ही रही हूँ। वो भाईजान आप खुद मेडिसिन देने ना आइएगा, फिर अलग फसाद खड़ा हो जाएगा, मैं लेने आऊंगी। चलो ठीक है भाईजान, भूल ना जाइएगा। नहीं भूलता, अल्लाह हाफिज। आई एम सॉरी बेटा। उसने पेशानी बेटी की पेशानी से टिका दी। ये भी कोई जिंदगी है, निरी शर्मिंदगी है। ये क्या सीन है भाईजान? दाऊद नेपकिन से मुंह साफ करके हैरत से पूछ रहे थे। आसफा की कॉल ट्रेनिंग पॉइंट साबित हुई। कुछ देर पहले होने वाले वाकये का कुछ बोझ इन तीनों के कंधों से नीचे खिसक गया। अगर सऊद अहमद आदतन और अभी जरूरतन फोन का लाउड स्पीकर ऑन करके खाना खाते हुए कॉल ना करते तो बात वहीं की वहीं रह जाती। वही पुराना ही सीन है। कयूम और सतार की ऊंची नाक हर वक्त शरीका निभाने पर तुली रहती है। ये बेचारी इनकी बीवियों की भी गुलामी कर रही है, बच्चों की भी, और इन दोनों के मिजाज सीधे करने में भी लगी रहती है। किस्मत की बात है, चचा की कैसी लाडली होती थी आसफा, अब जिंदगी से बेजार हुई बैठी है। सऊद ने आह भरी। मुझे कुछ कुछ याद है, नौरीन बताया तो करती थी कि आसफा के साथ भांजे और भाई अच्छा सलूक नहीं करते। नौरीन ने तो तुम्हें तब बताया होगा जब वो जिंदा थी, अब तो हालात पहले से भी बुरे हैं। उन्होंने प्लेट में मजीद सालन डाला। शाहिदा ने घिसे हुए सूट देखकर आसफा और इसकी बच्ची को ईद के बहाने कपड़े खरीद दिए, जिस पर सितार और उसकी बीवी हमारे घर आकर कपड़े वापस कर गए। साथ ही शाहिदा से अच्छी खासी मुंह मारी की कि तुमने शरीके की वजह से हमारी बेइज्जती की है। हमें दर पर्दा ताना मारा है कि हम मुतलका बहन और भांजी से अच्छा सलूक नहीं कर रहे। दाऊद अहमद मजीद हैरान हुए। हैरत है बात यहाँ तक पहुँच चुकी है, इससे ज्यादा तक पहुँच गई है। कयूम ने भी मुझे दबे दबे लफ्जों में मना किया था कि आसफा के लिए कुछ ना भेजा करें, वरना इन्हें महसूस होता है, और ये कि आसफा जानबूझकर गलत बयानियां करके रिश्तेदारों में उनकी नाक कटवाती है। आसफा की इन्हीं आदतों की वजह से तो तलाक हुई है, वगैरह वगैरह। वो तो किसी को एक लफ्ज भी नहीं कहती, अपना और इनका भरम ही रखती है। कभी बहुत मजबूर हो तो मुझे ही कुछ कह सुन देती है। इस मजलूम की आह लगेगी इन्हें। मैंने कयूम की इस दिन भी तबीयत साफ की थी, उसे याद कराया था हमारे अब्बा जान आसफा से किस कदर प्यार करते थे। उसका तो सारा बचपन हमारे अब्बा की गोद में गुजरा है। जब तक जिंदा रहे उसके ससुराल खुद जाकर ईद देकर आते रहे। हमारे लिए तीसरी बहन थी, और अब वो बेचारी हमारे घर का दिया कपड़ा पहन ले तो तुम्हें बेइज्जती लगती है। चुप रहा, आगे से कोई जवाब नहीं दिया। भाईजान अगर मैं आसफा से निकाह कर लूं? दाऊद अहमद बिना नजरें मिलाए गिलास में पानी डालते हुए बात कर गए। जाजिब और सऊद अहमद दोनों ही चौंक कर सीधे हुए थे। तुम आसफा से शादी का कह रहे हो? सऊद झटके से संभल कर अब हैरत से पूछ रहे थे। हाँ यही कह रहा हूँ। उन्होंने नजरें मिलाकर बात की, लेकिन बेटे की तरफ दानस्ता देखने से गुरेज किया। आप कह रहे हैं वो मजबूर भी है, मजलूम भी, तो उसकी और उसकी बच्ची की मदद हो जाएगी और इस घर को औरत भी मिल जाएगी। पापा मैं गेस्ट रूम में जा रहा हूँ। जाजिब से ही वो झिझक रहे थे। उसने भी हाँ में हाँ मिलाने के बजाय फरार होना चाहा तो वो भुना ही गए। इतनी अहम बात हो रही है, हम दोनों के आइंदा जिंदगी का फैसला हो रहा है, तुम यहाँ से दफा होना चाह रहे हो? दाऊद अपनी फ्रस्ट्रेशन बच्चे पर ना निकालो। सऊद ने संजीदगी से छोटे भाई को टोक दिया तो वो भी गहरी सांस लेकर खुद को नॉर्मल करने के लिए लाउंज के चिलर का रिमोट उठाकर स्पीड बढ़ाने लगे। ठीक है,
तुम जाओ, खैरू पापा से कहना चाय भी बना दे और तुम्हारे बेडरूम की सफाई भी कर दे। आरिफ तो दफा हो गया है, फिलहाल खैरू पापा से ही काम चलाना पड़ेगा। जाजिब सर हिलाकर उठ गया तो सऊद अहमद ने दोबारा बात शुरू की थी। मैं आसफा को तुम्हारे लिए मुनासिब नहीं समझता। वो एफए पास घरेलू औरत है, जैसा तुम्हारा सर्कल है, कोई पढ़ी लिखी बल्कि बरसर रोजगार जमाना शनास नेचोर औरत ही सूट करेगी। मेरा वोट डॉक्टर की तरफ ही है, डॉक्टर नहीं तो शाहिदा की लेक्चरार कजन भी है, हाल ही में बेवा हुई है, मिलने को तो तुम्हें कमारी लड़की का रिश्ता भी मिल जाएगा। सऊद अहमद ने अपने ऊंचे लंबे फिटफाट कसरती जिस्म वाले शानदार भाई को मोहब्बत से देखा, जो 50 के होके भी 40 के लगते थे। भाईजान, ये कड़वा घूंट तो घर के लिए भरना है, वर्किंग वूमेन की तो गुंजाइश ही नहीं निकलती। वो भी अपनी जॉब पर जाएगी, मैं भी पीछे घर पर अकेला, कोई जो मर्जी करता रहे, चाहे तो आज वाला खेल ही शुरू कर ले। आज के वाक़ये ने इन्हें अंदर से तोड़ डाला था, सही मायनों में टूट-फूट हुई थी। ये ट्रॉमा देर तक उनके साथ चलने वाला था, खासकर इज्जत के डर से आरिफ को बिना सजा दिए छोड़ना उनके ज़मीर पर मज़ीद भारी बोझ डाल गया था। दाऊद, मैं तुम्हारे जितना पढ़ा लिखा तो नहीं हूँ, पर इतना तो समझता हूँ कि शादी सिर्फ घर के लिए नहीं की जाती, अपने लिए भी की जाती है। मान लिया नौरीन का सदमा गहरा है, मगर मरे हुए के साथ मरा तो नहीं जाता। तुम हर लिहाज से सेटल हो तो फिर दोबारा खानगी जिंदगी शुरू करने में मसला क्या है? तुम्हारे जैसे तो अभी बच्चे पैदा कर रहे हैं। हम सब तो ये चाहते हैं तुम शादी करो, शादीशुदा जिंदगी का लुत्फ उठाओ, तुम्हारे मजीद बाल बच्चे हों, तुम हो के साधु सुन्नत बने फिरते हो। याद है अम्मा जी को कितनी चाह थी जाजिब के और बहन भाई भी हों, फिर अल्लाह की रजा समझकर ठंडी आहें भरा कर दी थी। अब जिंदगी खुद इस मोड़ पर लाई है तो अपनी हम पल्ला औरत का इंतखाब करो, नॉर्मल इंसानों वाली जिंदगी जियो। जाजिब के और बहन भाई हों या कोई तिबी मसला है, भाईजान आप अभी अखीरी कर देते हैं। दाऊद बेबस से बोले कि बड़े भाई ने दायरा ही बड़ा सख्त खींच दिया था। नहीं यार, कोई मसला है तो डॉक्टर से मिल लेते हैं, हर मर्ज की दवा है, बल्कि मेरे जानने वाले हकीम हैं, जद्दी पुश्ती मतिब है। खुदा दाद वास्ता भाई जान केड़े पासे टुर पे हो। सब ठीक है, मैं वैसे ही शादी नहीं करना चाहता था, बल्कि सच बताऊं तो मुझे जाजिब की वजह से शादी करना अच्छा नहीं लगता। वो क्या सोचेगा, क्या सोचेगा का क्या मतलब, मर्द बच्चा है, मर्दों के मसाइल खुद समझ लेगा। घर में घरवाली का होना कितना जरूरी है, ये बात तो आज ही समझ गया होगा, बल्कि समझ गया है। बाकी के सारे खदशे तेरे अपने हैं, ज्यादा पढ़े लिखे लोगों के यही मसले हैं। बेटा क्या सोचेगा, बेटी क्या सोचेगी, तेरी जगह कोई आम आदमी होता अब तक 2 निकाह और कर चुका होता। सऊद अहमद जरा झुल्लाकर बोले तो दाऊद अहमद मजीद पसपा हो गए। अब तो मैं चाहता हूँ जल्द से जल्द निकाह करके किसी को घर में लाऊं, ताकि मुझे कुछ तो जहनी सुकून हो। आपको क्या लगता है आसमा मान जाएगी? नौरीन ने एक बार बताया था आसफा दोबारा शादी नहीं करना चाहती। अब हालात वैसे नहीं हैं, इस बात को कई साल हो गए हैं। आसमा इन हालात में फौरन मान जाएगी, खासकर मेरी और हमारे घर की वजह से। दूसरी अहम बात यह है, तब जो एक दो रिश्ते आए थे वो बच्ची साथ नहीं रखना चाहते थे। आसफा अपनी बेटी कयूम लोगों के रहमो करम पर छोड़ना नहीं चाहती थी, इसलिए दूसरे निकाह से बेजार थी। मुझे असल टेंशन कयूम और सतार की है। इनकी बीवियों को मुफ्त की मुलाजमा मिली हुई है, वो इनको फुसला ही न दे। खैर मैं सब सेट कर लूंगा, जब तुमने जहन बना ही लिया है तो मैं सब तुम्हारे मुताबिक करके ही दम लूंगा। उनके लहजे में अज़म था। वैसे आसफा नेक रूह है, तुमने उसका और उसकी बच्ची का भला सोचा है, अल्लाह तुम्हें इसका अजर देगा। किसी का दुख दूर करना ऐन इबादत है, ये बेलौस इबादत हर किसी से कहाँ होती है। आप रात रुकेंगे? नहीं नहीं, मैं चाय पीकर निकलता हूँ, डॉक्टर से भी मिलना है और फिर मुझे कयूम से मिलने की जल्दी है। कयूम को कॉल ना करके देखूं? इन्हें एकदम नहीं सूझ गई। मर्जी है आपकी। अगले ही लम्हे सऊद साहब कयूम को कॉल मिला चुके थे। शहर आए हो? लो जी, मैं भी शहर ही आया हुआ हूँ। तुम ऐसा करो, जरा एडवोकेट साहब के घर तो तशरीफ ले आओ। हाँ, मसला ही है, बल्कि एक शर्मनाक सा रोला बना हुआ है। आओगे तो इस पर बात करते हैं। मेरे पास गाड़ी भी नहीं है, वापसी पर इकट्ठे घर भी चले जाएंगे। हाँ हाँ आ जाओ, हम इंतजार कर रहे हैं। आप आरिफ वाला मामला कयूम को बताने का सोच रहे हैं? बिल्कुल, मैं यही बताने वाला हूँ। आसफा के रिश्ते के मामले की बुनियाद बनने वाला, सच बताने में कोई हर्ज नहीं। वो हमारा चचाजाद भाई भी है, जैसे आप मुनासिब समझें। दाऊद अहमद ने अपने तने हुए असाब को ढीला छोड़ दिया कि भाई की फरासत व मामला फहमी पर इन्हें कभी शक नहीं गुजरा था। मैं तो अपने पटवारी मुश्ताक के कहने पर आया था, उसकी हमशीरा इधर ही शहर में क्लिनिक करती है, सरकारी नौकरी भी है। उसका रिश्ता वो दाऊद से करना चाह रहे हैं। शाहिदा की फूफी की बेटी लेक्चरार है, उन्होंने भी पैगाम भेजा है। दाऊद के लिए
तो मैंने सोचा था दाऊद से बात करके इन दोनों में से कोई रिश्ता फाइनल करते हैं, पर आगे इसका नौकर मुंह काला किए बैठा था। किस्सा कहानी ही बदल गए हैं। अब दाऊद कह रहा है नौकरी पेशा औरत से शादी नहीं करनी, कोई घरेलू औरत ढूंढे जो घर रहकर घर की तकद्दुस का ख्याल रखे, घर को घर समझे। नौकरी पेशा भी घर से बाहर जाएगी, घर फिर अकेला तो आज जैसी वारदात दोबारा ही ना होने लगे। बड़ा डर गया है। घरेलू सुनकर मुझे अपनी आसवा का ख्याल आ गया। इससे अच्छी कौन हो सकती है? दाऊद ने तो सब मुझ पर डाल दिया है। आज का वाकया ही उसका दिमाग हिला गया है। वर्किंग लेडी से ग्रेस समझ में आने वाली बात है। कयूम सारी तफसीलो तमहीद सुनकर पहले हैरान और अब मुद्दा समझकर संजीदा तरीन हो गया। उसने बेसाख्ता अपने सामने बैठे दाऊद को देखा। बारोब जहीन आंखें बेहद संजीदा थीं। कयूम लम्हा भर से ज्यादा इनकी आंखों में न देख सका। हालांकि वो दोनों हम उम्र थे, बचपन जवानी भी तकरीबन इकट्ठे गुजरी थी, लेकिन दाऊद की शख्सियत ऐसे ढब में ढल गई थी कि देखने के लिए मजबूत दिल गुर्दा दरकार था। मेरा अपना दोबारा से निकाह का कोई इरादा नहीं था। सोचा था चंद साल हैं, जाजिब की शादी कर दूंगा, लेकिन ये चंद साल गुजरने ही मुश्किल हो गए हैं। चार दीवारी का तकद्दुस ही पामाल कर दिया खबीस ने। ऊपर से जाजिब ने जो अपनी आंखों से देखा है, मुझे इससे नजरें मिलाते शर्म आती है। जो होना था हो गया, मसाइल का हल निकाला जाता है। जो मैंने खानदान का बड़ा होने के नाते यही निकाला है कि दाऊद और आसफा का निकाह कर देते हैं। दाऊद के घर को भी औरत की ज़रूरत है और आसफा के सामने भी ज़िंदगी का तवील सफ़र है। कोई गैर होता हम 100 बार सोचते। ये तो घर की बात है। अब्बा जी के बाद अब्बा जी की पगड़ी मेरे सर पर है। मैं खानदान का नामजद सरबराह हूँ। भले हम सब अपना अपना खाते कमाते हैं, अपने अपने घरों में मकीन हैं, लेकिन खून तो एक ही है। इसी एक खून का सरबराह होने की हैसियत से मैं ये रिश्ता तय कर रहा हूँ। मुझे इसमें आसफा की बच्ची का भी तहफ़्फ़ुज़ नज़र आ रहा है, इस घर का भी और आसफा का भी। लेकिन भाईजान, लेकिन को छोड़ो कयूं, मैं तुम्हारे साथ पहले तुम्हारे ही घर जाऊंगा। तुम अपने घर के सरबराह की हैसियत से मुझे जुबान दो, बाकी सब मैं खुद देख लूंगा। आसफा मान जाएगी। आसफा का मामला तुम मुझ पर छोड़ दो। अपनी और सतार की जिम्मेदारी लो बस। ठीक है भाईजान, फिर जैसे आपने फैसला कर लिया है वैसे ही कर देते हैं। ठीक है दाऊद, हम निकलते हैं। अल्लाह इस रिश्ते को हमारे खानदान के हक में मुबारक साबित करे। वो जो बोलते थे तो मुकद्दमात के पांव से पलट जाते थे। अब बड़ा सोच समझ कर भी कोई लफ्ज़ ना पकड़ पाए तो मैं सर हिला दिया। अलबत्ता दिल ही दिल में बड़े भाई की फरासत को वो दाद ज़रूरी थी, जिन्होंने उसकी तजवीज़ को भी अपना फ़ैसला बनाकर पेश किया था, ताकि कयूम बुरा महसूस ना कर जाए। बात भी ऐसे ढब से की थी कि तीनों पार्टीज़ का भरम और इज़्ज़त नफ्स मुकम्मल महफूज़ रहे थे और फ़ैसला भी वही हुआ था जिसका इन्हें अचानक ख़याल आया था। परेशान होने की ज़रूरत नहीं, अल्लाह बड़ा मेहरबान है। वो सब जानता है, जो हुआ इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं। फिर भी अपने इत्मीनान के लिए खैर खैरात कर दो। किसी करीबी मदरसे में सदकात व अतियात भी दे आओ। जी भाईजान, ऐसा ही करूँगा। हम जाकर बात करके अगली सूरत हाल बताएंगे। उन्होंने एक बार फिर सर हिला दिया। वो लोग रुखसत हो गए। वो खुद वहीं सोफे पर टांगे सीधी करके नीम दराज हो गए। दिमाग चारों तरफ पहरे लगाकर आंखें मूंद कर खुद को सोने की हदायत जारी की। जिस्मानी डिफेंस सिस्टम ने आज की तोड़ फोड़ पसेपुट डालकर इनकी हदायत पर अमल किया था। मुसलसल बजते फोन ने इनको बेदार किया था। थके थके अंदाज में पैर कारपेट पर रखकर उन्होंने टेबल से फोन उठा लिया। जी भाईजान। दाऊद, सब तय हो गया। अब तुम बताओ निकाह के लिए कौन सी तारीख रखें? सऊद अहमद की आवाज़ निहायत पुरजोश थी। इसी जुम्मे की शाम को निकाह कर लेते हैं। जुम्मे में तो सिर्फ 4 दिन है। ये लोग नहीं मानेंगे। पीछे से आई आवाज़ों से इन्हें अंदाज़ा हो रहा था कि वो कयूम के घर ही बैठे थे। तो आप किस लिए बैठे हैं? मनाए ना। यार, मना ही तो रहा हूँ, अभी तक घर नहीं गया। यही सोचा था सारा मामला तय करके ही घर जाऊंगा। घर कौन सा लंडी कोतल है, दीवार के साथ ही दीवार जुड़ी है, इसलिए प्रोग्राम सेट करके ही उठिएगा। सो तैयारी करनी होगी, इसलिए इतनी जल्दी ना मचाओ। इस उम्र में शादी की कौन सी तैयारियां होती हैं? सादगी से निकाह करना है। 4-6 बिरादरी के मुश्तरका लोग होंगे। मैं यहाँ से अकेला आ जाऊंगा, निकाह कर लेंगे। ना तुम जुर्म कर रहे हो और जो अकेले आओगे, 2-4 करीबी मिलने वालों को मदऊ करो। भले सादगी से सब करना है, पर जानने वालों को बताना चाहिए कि घर आबाद कर रहे हो। वो बात की बात है, पहले इन सबको तो कायल करें। कौन से जहेज व बरी बनानी है जो जुम्मे को निकाह नहीं हो सकता? जो है जैसी है वैसे ही इधर आ जाए। यहाँ आकर अपनी पसंद से शॉपिंग कर लेगी। इनसे कहिए अब से आसपा पर ढेला भी खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, तो खुद ही जुमा के दिन के लिए मान जाएंगे। चलो ठीक है, मैं बात करता हूँ। और जुम्मे की शाम को निकाह तय हो गया। जाजिब को अभी बताऊं या अभी नहीं? टेक्स्ट कर दूंगा, ये मुनासिब नहीं, कॉल ठीक रहेगी। वो सामने नजर आते गेस्ट रूम के दरवाजे को तकते खुद से मसरूफ जंग थे। मम्मा,
आप लोग आसफा आंटी के लिए ये सूट लेकर आए हैं, इतने गंदे कलर और इतनी चीप कढ़ाई, क्या देखकर खरीदे हैं? मनाहिल का सदमे से बुरा हाल था। इन सूटों का क्या है? उतरन पहनती है आसफा, ये तो फिर नए नकोर सूट हैं। तो और क्या, मिसबा बिल्कुल ठीक कह रही है। शाहिदा ने नंद की हाँ में हाँ मिलाकर उसको बेटी के सामने सपोर्ट किया। उतरन वो अपने घर में पहनती हैं और मजबूरी में पहन लेती हैं। अब वो मामू की वाइफ बनने जा रही हैं। आप लोग मामू का स्टेटस तो देख लेती। जब मामू से शॉपिंग के लिए पैसे मंगवा ही लिए थे तो ब्रांड पर चली जाती, भले प्रिंटेड सूट ले आती, महंगे वाले फैंसी ना खरीदती। मनाहिर, तू हमारी माँ ना बन, चुप करके अपने काम से काम रख। हमारे जले हुए कलेजे को मजीद साड़ने की जरूरत नहीं, समझ आई? इतनी गर्मी में ऐसा गंदा मोटा स्टफ और उस पर इतनी फजूल हैवी कढ़ाई आसफा आंटी कैसे पहनेंगी? मुझे कल का सोच सोच कर शर्म आ रही है। ये देख मनाहिर, मेरे जुड़े हाथ देख। अपनी तकरीर बंद करके हमारी शर्म का सोच, जो आसफा को दाऊद की बीवी कहते हमें आएगी। मुझे बताओ, आसफा और तुम्हारे दाऊद मामू का कोई जोड़ है? सारे शरीके में नाक कटा दी दाऊद ने। रिश्तों की कोई कमी थी भला, जो इस टीबी की मरीजा जैसी चूही से दाऊद ने निकाह का फैसला किया है? 4 साल हो गए रोते पीटते, दूसरी शादी कर लो, दूसरी शादी कर लो, ना माना। नौकर कमबख्त के भागों छिंका टूटा तो आसफा का नाम ले दिया। मम्मा, ये मामू की पर्सनल चॉइस है। कल तक तो आप खाला और बड़ी मोमानी को भी आसफा आंटी से हमदर्दी थी। जैसे ही मामू ने इनका इंतखाब किया, आप लोगों ने सारे जमाने की फॉल्ट आंटी में निकाल दिए हैं। हालांकि कितनी खुशी की बात है, मामू फिर से शादी कर रहे हैं। यही तो हम सब चाहते थे। और क्या मनाहिल आपी, मैं समझी थी हम ढोलक बजाएंगे, डांस करेंगे, इतना मजा आएगा। चाचू की शादी है, पर मम्मा फूफो सब इतनी रूड हो गई है, मैंने डरते डरते पूछा तक नहीं। अब तो आपकी शादी पर ही डांस करूंगी। शायदा का दिल किया अपनी सबसे छोटी और लाडली के रख कर दो लगा दे। नंद की मनाहिल पर तो जोर नहीं चल सकता था। डॉक्टर, लेक्चरार, कमारी लड़की तक के रिश्ते मौजूद थे। दाऊद ने आओ देखा ना ताओ बस फैसला कर लिया। चलो कोई डॉक्टर भावज होती हमें भी पता चलता। हमारे बैच में भी खानदान में डॉक्टर मौजूद है, नई नस्ल से बच्चे डॉक्टर बन रहे थे। आगे तुम लोगों के ससुराल में भी अच्छा इंप्रेशन पड़ता। नादिया ने मनाहिल को अपने तई समझाते हुए बेजारी से सामने बढ़ा। गहरा नीला बेकार पढ़ाई वाला सूट साइड पर किया। खाला, आप और मम्मा पता नहीं क्या क्या सोच रही हैं। मेरे ससुराल वाले मेरे मामू के बारे में नहीं सोचते। मनाहिल अब तो बाकायदा बुरा मनाकर माँ और खाला के पास से उठ गई। गर्मी निकलने के फौरन बाद उसकी शादी थी। सारा खानदान इस शादी का मुंतजिर था कि तवील अरसे बाद फैमिली में शादी तय पाई थी। लेकिन अब उसकी शादी से पहले दाऊद अहमद की शादी बीच में आ गई थी। सादगी से निकाह के बावजूद सऊद अहमद के घर सब बहन भाई इकट्ठे हो गए थे। ये अलग बात थी कि दाऊद को खबर ही ना थी तकरीब का समा बना हुआ है। रात भी उनकी बेआराम गुजरी थी, कभी नींद आ जाती तो कभी कोई भयानक ख्याल नींद तोड़ देता। यही वजह थी कि अजान के साथ उठकर उन्होंने मामूलात जिंदगी शुरू कर दिए थे। नमाज के बाद वो ट्रेडमिल पर चढ़े तो भाग भाग कर टांगे शल कर ली। इतनी एक्सरसाइज की खुद को तोड़ मोड़ कर रख लिया और फिर निढाल होकर बिस्तर पर गिर गए। खैरू बाबा ने दस्तक देकर सर दरवाजे के अंदर दाखिल किया। साहब जी, नाश्ता फिर से ठंडा हो जाएगा और सुनियारा सुनार जेवर देने भी आया हुआ है। यार, उठने को दिल नहीं कर रहा। उन्होंने तकिया मोड़कर दोहरा करके गर्दन के नीचे रखा तो बाबा खैरू अंदर आ गया। साहब जी, अल्लाह पर भरोसा रखें, ये बेगम साहिबा भी बहुत अच्छी निकलेंगी। मैं ये नहीं कहता कि आप नौरीन बीबी को भूल जाएं। 18-20 साल के साथ को भूलना आसान नहीं होता, लेकिन मैं दुआ करता हूँ आप इस बेगम के साथ भी इतनी ही खुशगवार जिंदगी गुजारें। शुक्रिया खैरू बाबा। वो बिला आखिर बिस्तर छोड़ने पर आमादा हो ही गए। नमाज जुमा के बाद रवाना होना था। 1.5 पौने 2 घंटे का शहर से कस्बे तक का फासला था। बालों में कंघी करके वो बाहर निकल आए। लाउंज में बैठे मारूफ ज्वेलर के मुलाजिम ने खड़े होकर उनको सलाम किया। सर, चेक कर लीजिए ताकि मैं बॉस को रिपोर्ट दे सकूं। मुलाजिम ने शनील का कलेजी रंग का डब्बा खोलकर इनके सामने किया। सोने के नफीस डिजाइन की माला, बुंदे और अंगूठी दमक रही थी। उसके बाद उसने वैसा ही छोटा डब्बा खोला। खूबसूरत जालीदार डिजाइन के 2 कंगन आंखों को खीरा कर रहे थे। 10 तोले पूरा है जी सर। डिस्क्रिप्शन पर सब लिखा है, बस आपके सिग्नेचर की जरूरत है। इनके सिग्नेचर लेकर मुलाजिम रुखसत हो गया तो वो डब्बे उठाकर बेडरूम में ले आए। पहले उन्होंने नौरीन के जेवरात ही इस्तेमाल करने का सोचा था, फिर जाजिब का सोचकर लॉकर बंद कर दिया कि इन जेवरात पर जाजिब की बीवी का हक था। ये नौरीन की ख्वाहिश भी थी, इसलिए उन्होंने नया जेवर खरीद डाला था। पर अब वो चाहते थे जाजिब को उनकी इस खरीदारी का पता ना चले। दिल की कैफियत अजीब भी थी। कई बार इनका दिल चाहा था जाजिब से पूछ ना लूं कि वो साथ जाएगा। ड्रेसिंग टेबल पर ज्वेलरी बॉक्स रखते उनकी नज़र शीशे में पड़ी तो इन्हें कस्बे का हाई स्कूल नजर आया। चल ओए इश्तियाक मुर्गा बन, उस्ताद शौकत इश्तियाक को हुक्म दे रहे थे।
इश्तियाक बेहिस बना खड़ा था। 10वीं के बोर्ड के पर्चे हैं, ऊपर से तू 10 छुट्टियां करके आया है मुर्गा, तू पुत्र बनना पड़ेगा। ओए किस खुशी में इतनी छुट्टियां की हैं? उस्ताद शौकत अपनी बेत की छड़ी इश्तियाक की पसलियों में चुभो रहे थे। उस्ताद जी, इसके अब्बा जी का ब्याह था, इसलिए छुट्टियां की थी। फारूक ने कहका बार लहजे में लुत्फ लेकर सबको मुतल्ला किया। उसके अंदाज पर सब हंस दिए। ओए, ब्याह तेरे अब्बे का था, तू क्यों गैर हाजिर रहा? उस्ताद जी, ये अपने अब्बे को सर, ये अपने वालिद के उपटन का मसाज कर रहा था। उस्ताद समेत सारे नो उमर बुलंद बांग कह के लगा रहे थे। नहीं नहीं, ये अपने अब्बे की मसहरी सजा रहा था। नो उमर दाऊद अहमद की बात पर पहले से भी बुलंद कहका पड़ा। उस्ताद जी, अपने बजाय अपने अब्बे की मसहरी सजाकर शाका घर से भाग गया था। कराची जाने वाली ट्रेन से उसके चचा पकड़ कर लाए हैं। ओए खबीस, तू घर से क्यों भागा था? ओए, अब्बा जी की शादी की वजह से भागा था जी। 17-18 साल। इश्तियाक गीली आंखों से बोला तो फिर से कहका पड़ा। उस्ताद जी, शाका ठीक कहता है, शादी तो हम जैसे जवानों का काम है। अबे इस उम्र में वहीद मुराद बनकर खरमस्तियां करते अच्छे नहीं लगते। अब्बे बड़े तजुर्बाकार होते हैं, पक्की खरमस्तियां करते हैं। तुम सब देखना, अभी तो हमारे शाके ने ठीक 9 महीने बाद अब्बा जी का काका खिलाना है। एक और 9 उम्र तबसरा। मैंने काका देखने से पहले ही कराची भाग जाना है, वहां से अब्बा जी का बाप भी मुझे नहीं ढूंढ सकता। कहकों का ना खत्म होने वाला सिलसिला था। उस्ताद भी महमूद वियन रखने वाले देहाती थे। इन सब नौउम्र और ये लड़कों की उम्र ऐसी थी जिस उम्र की आफियत से गुजरने की दुआ हर फर्ज नमाज के बाद मांगनी चाहिए। जो मुंह में आया बोलने वाली उम्र, जो दिमाग में आया कह देने वाली उम्र और जो दिल में आया कर देने वाली उम्र, बिल्कुल वही उम्र जो अब जाजिब दाऊद अहमद की थी। इन्हें इश्तियाक की जगह अब अपना अजीज अजजान बेटा जाजिब और उसके हम जमात और हम उम्र लड़के नजर आने लगे। सीने में आग दहकने लगी। उन्होंने गिरेबान का बटन खोलकर अपने बालों भरा सीना मसलना शुरू कर दिया, पर आग बढ़ती जा रही थी। दहकते अंगारों पर चलते हुए उन्होंने वक्त गुजारा और जाजिब को बिल्कुल ना छेड़ने का इरादा करके बाहर निकल आए। गेट के सामने इनकी चंद बेहद करीबी दोस्त उनके साथ जाने के लिए अपनी अपनी गाड़ियों में बैठे थे। मसूद अहमद और कयूम के इसरार पर इन्हें ऑफिस और मेलजोल के चंद करीबी दोस्तों को कहना ही पड़ा था। ड्राइवर ने इन्हें देखते ही गाड़ी का दरवाजा खोला तो अंदर जाजिब भी बैठा था, बिल्कुल इन्हीं के हुलिये में। कॉटन की सफेद शलवार कमीज और स्याह खिड़ी आंखों पर धूप का कीमती चश्मा। वो सबको मुश्तरका हाथ खड़ा करके जलते सीने के साथ खामोशी से गाड़ी में बैठ गए। मनाहिर, ये टीका उतार दो बच्चे, इसे देख देख कर मेरा दिल घबरा रहा है। आसफा आंटी, आप दुल्हन हैं, दुल्हन तो नथ टीके के साथ ही प्यारी लगती है। नाना बेटा, नथ का तो सोचना भी मत। उसने एहतियात से खींच कर टीका उतार दिया। उसके नाना करने के बावजूद मनाहिल ने बेस बनाकर उसके शरारे से मैच करता मेकअप कर दिया था। बरीजे की पिस्ता रंग की लॉन्ग शर्ट और शरारे पर आतिशी गुलाबी दुपट्टे से मैच करती नफीस कढ़ाई थी। उसकी बड़ी बहन अदीला आपा निकाह के लिए ये सूट लाई थी। तवील अरसे बाद नफीस और कीमती लिबास पहनकर उसने मुकम्मल मेकअप किया था। शीशे में देखते उसे अपना आप कदरे अजनबी लगा। मम्मा, आपकी शादी है? तितली बनी फरीहा ने कोई तीसरी बार माँ से पूछा तो उसका दिल भर आया। नहीं बेटा, ये शादी नहीं, कोशिश है, हसरतनाक जिंदगी से निकलने की एक कोशिश। शादी तो कभी जवानी में की थी। आसफा को याद था उसे अपनी शादी की कितनी खुशी थी। सारे घर से चोरी चोरी वो रातों को डाइजेस्ट में पड़े हुस्न को दो आतिशा करने के टोटके चेहरे और हाथ पैरों पर आजमाती थी। वो गुदगुदाते एहसासात के पेशे नजर रातों की नींद गवा बैठी थी। ख्यालात में पहरों शौहर को मुखातिब करने के अल्फाज सोचती थी, कभी जान, कभी जानी, कभी नाम और कभी एकदम सब रिजेक्ट। मैं इनसे पूछकर वही लफ्ज बोलूंगी जो वो कहेंगे। आईना देखती तो शर्मा जाती। बाप, भाई और बड़ी बहनों के सामने से कतराया करती थी कि उसके चेहरे के रंग देख के ये ना जान ले कि उसे शादी की किस कदर खुशी है। उसे बनावटी उदासी दिखानी पड़ती थी और फिर उस शादी ने बनावटी उदासी मुस्तकिल हकीकी उदासी में ढाल दी थी। नासिर मिडल ईस्ट में किसी कंपनी का मुलाजिम था। परदेश नौकरी करने वाले मर्दों का मसला ये है कि इन्हें घर से दूर जाकर अचानक ही वालदैन और बहन भाइयों से एबनॉर्मल मोहब्बत हो जाती है। इन्हें अचानक पता चलता है बहनें दुनिया का सबसे मेहरबान रिश्ता है, भाई बाजू हैं, बाप सर का ताज और माँ के कदमों तले जन्नत है। बीवी जब दिल करके रियाल और दरहम की बदौलत बदली जा सकती है, लेकिन वालदैन और बहन भाइयों को का दुनिया में कोई मुतबादिल नहीं। चुनाचे नासिर इसे इतनी ही अहमियत देता था जितनी उसके घर वाले इजाजत देते थे। हर 2 साल बाद वीजा रिन्यू कराकर जब वो छुट्टी पर आता तो आसफा के दिनों के साथ साथ रातें भी इम्तिहान बन जाती। सारा सारा दिन दावती खाने और दावतें भुगता कर सास के पैर दबाकर मुस्कुराते चेहरे के साथ शौहर को भी खुश करना उसकी अवलीन ड्यूटी थी। हर बार नासिर की वापसी पर
बांझपन के ताने सुनना सबसे दुश्वार मरहला था। इन 8 सालों में 16 बार उसने बाप और भाइयों से खुला का मुकदमा करने को कहा, लेकिन अब वो ऐसा बोझ थी जो बाप की छत न उठा सकती थी और उसकी सिसकियों पर सब्र की तलकीन करते उसे वापस भेज दिया जाता। एक वक्त आया कि उसने मैके आना और शिकायतें करना ही छोड़ दी। तभी कुदरत ने उसके पैरों तले जन्नत लाने का फैसला कर लिया। ये अलग बात है कि इस वक्त आने वाले बच्चे के बाप की चंद दिन बाद औलाद की खातिर दूसरी शादी थी। यूं जो तलाक बरवक्त वो खुद न ले सकी, सौगन और ससुराल ने मिलकर बेवक्त उसे दिला दी। 6 माह की फरिया के साथ मैका अब ससुराल से बढ़कर ससुराल बन चुका था। उस पर मुस्ताद उस पर लगा लेबल के ये तो जब से ब्याही थी तलाक लेने की बातें ही करती थी। अल्लाह ने उसकी ख्वाहिश पूरी की है। हालांकि इन्हीं घर वालों के कहने पर उसने आखिरी समझौता यानी इज्जत नफ्स कुचल कर दूसरी शादी के वक्त भी किसी घर में रहने का किया था, पर उसका कोई समझौता किसी भाई भावज को याद ना रहा। बस इसका बार बार रूठ कर मैके आना या खुला लेना है का मुतालबा याद था। मैगे ने ससुराल के रंग ढंग उसकी वापसी के फौरन बाद ही अपना लिए थे। गुज़िश्ता 6 सालों में अपनी 6 साला बच्ची की खातिर उसने जब जब अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश की, भाइयों की गैरत पर ताज़ियाना पड़ जाता। इतनी हिम्मत उसमें बहरहाल नहीं थी कि भाइयों के मुखालिफ जाकर कोई कदम उठाने की कोशिश करती। इसलिए वो मज़ीद झुकती गई, मज़ीद नौकर बनती गई, ताकि घर के मकीनों के दिल इन माँ बेटी के लिए तंग ना पड़ें। पर जो पहले ही तंग हों, इनका इलाज दुनिया में कोई दवा नहीं कर सकती। उसने 2-3 साल ये उम्मीद रखी थी कि कोई खुदा तर्स मर्द का बच्चा उसे और उसकी बेटी को इज्जत से रुखसत करा लेगा, पर फरीहा के लिए आने वाले रिश्तों के दिल तंग पड़ जाते। एक मारे बांधे राजी हुआ तो आसमा ने फौरन ही पहचान लिया कि ये लोग वक्ती तौर पर फरीहा को उसके साथ बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन शादी के कुछ अरसे बाद फरी को वापस ननिहाल भेजने का मुतालबा करेंगे। तब वो मजबूर होकर समझौता कर लेगी। इसलिए उसने ऐलान कर दिया कि वो शादी नहीं करेगी। लेकिन 38 साल की उम्र में दाऊद अहमद की मनकूहा बनना कातिबे तकदीर के यहाँ तय था, सो होकर रहा। हालांकि भांजे अब उसकी रुखसती किसी तौर ना चाहती थी। बारात मेरा मतलब है वो लोग आ गए हैं। अदीला ने दुपट्टा खोलकर कूलर पंखे के आगे होकर खुद को हवा लगानी चाहिए। देखा अदीला बाजी, आपको भी बारात कहते शर्म आ गई ना? इस उम्र की शादी को बारात नहीं कहते ना। बस कर हाजरा, ये तो अल्लाह की मर्जी है, जिस उम्र में चाहे बारातें ला दे। बाजी, अल्लाह ने अकल भी तो दी है, सबको पता है। दाऊद बीवी नहीं अपने नौकरों के लिए हेड नौकर लेकर जा रहा है। कोई अकलमंद तो नौकर बनना कबूल ना करता। तो आसफा इधर कौन सा मिनिस्टर लगी हुई है? बिरादरी में से किसी ने बरजस्ता इजाफा किया तो जबरदस्त कहका पड़ा। सियाने कहते हैं बेजोड़ शादी नहीं करनी चाहिए, वो पहली शादी की दफा कहते हैं। इस बरजस्तगी पर एक बार फिर कहका पड़ा। दाऊद शुरू से ही बड़ा काबिल था। मट्टी को हाथ लगाता तो सोना हो जाती थी। बहश्तन नौरीन नौरीन भी उसकी टक्कर की थी। बड़ी लाइक फाइक समझदार औरत थी। मासी बशीरा ने आह भरी। मासी, आसफा की भी कोई खूबी गिन लो। आसफा बड़े सब्र वाली है, अल्लाह उसके सब्र का अजर दे रहा है। मैं देख लूं, निकाह के लिए आते होंगे। हाजरा को मासी की बात जरा न भाई, इसलिए उठ खड़ी हुई। दूसरी तरफ दिल चीरती गुफ्तगू में मासी की बात पर आसफा का दिल भर आया। बाजी, आप जाएंगी दाऊद भाई और आसफा के साथ? ना बहन, इतनी गर्मी में यहाँ आ गई हूँ, बाजार में जलील होली हूँ, इतना ही काफी है। तुमने जाना है तो चली जाओ। मिसबा ने साफ दामन बचाकर गेंद छोटी बहन की कोट में डाल दी। कौन सा वलीमा है जो भागे भागे शहर पहुंचे? अलबत्ता शाहिदा भाभी चाहें तो देवरानी का दुल्नापा कटाने साथ चली जाए। नादिया ने जानबूझकर शाहिदा को तंग किया। शाहिदा इस छेड़खानी को मुकम्मल समझ रही थी, इसलिए पर इक्तफा कर गई। ए हाजरा, मर्दों को तो कयूम ने एसी में बिठा दिया, हम औरतों के लिए ये मोए घूं घूं करके शोर डालते कूलर पीछे ही रह गए थे। एक दो विंडो एसी किराए पर ही मंगवा लिए जाते। मिसबा ने बड़े होने का ठीक ठाक फायदा उठाकर जले दिल की भड़ास निकाली थी, लेकिन खाना बहुत मजे का था। हाजरा आंटी, मनाहिल ने माँ की बात की कड़वाहट जाहिर करना चाहिए। ये सच भी था, कयूम ने खाना अपनी और दाऊद अहमद की हैसियत के एन शाया निशान बनवाया था, जो किसी तौर 5 स्टार से कम ना था। लेकिन 50 को छूते दर्जा हरारत में खवातीन के लिए बस कूलर पंखे ही चलाए गए थे। मिसबा की बातें सुनो तुम। हालांकि ये और शाहिदा जो बरी बनाकर लाई हैं, झोंपड़ी वालियों जैसे कपड़े हैं तो पहनकर पित ना निकलवा लेना। पड़े सड़ जाएं पर पहनने की जरूरत नहीं, खुद ब्रांड पहने। अदीला बाजी, तैयारी हो गई? अदीला की चलती जुबान कयूम ने बीच में ही रोक दी। आसफा को लेकर आए, रुखसती के लिए दाऊद आ रहा है। जल्दी चादर ले लो आसफा, एक तो तूने मुंह धो लिया है, दुल्हन तो लगी नहीं रही। इस वक्त
वो दोनों बहनें कमरे में अकेली रह गई थी। बाजी बहुत गर्मी है, रास्ते में पसीने से बुरा हाल हो जाता। आसमा मिनमिनाई, अच्छा तो ये लिपस्टिक पकड़ और खुद लगा ले, सुहागन तो लगना चाहिए। वहां किसने देखना है, अलबत्ता इधर कोई आ गई तो बात बन जाएगी। आसमा रुखसती से पहले खुद सुर्खी पाउडर लगाती फिर रही थी। कोई नहीं आता तो जल्दी लगा, सारी दाऊद को देख रही हैं। वहां कोई देखे ना देखे, दाऊद तो देखेगा। किसी की बातों को दिल पर लेने की जरूरत नहीं। सड़कर सवा हुई फिर रही हैं, इसीलिए सारी सड़ी बातें कर रही हैं। वो बहन की बातों पर सर हिलाकर लिपस्टिक लगाकर चादर ओढ़कर खड़ी हो गई। बाजी, फरी का बहुत ख्याल रखना। उसे मालूम था बेटी से जुदाई आरजी है, पर इतनी मुश्किल है ये अब पता चल रहा था। गाड़ी में बैठते दाऊद पर जरा सी नजर पड़ी। सफेद कॉटन का सूट स्याह खिड़ी ही नजर आई, चेहरा नहीं। एन उसी वक्त कहीं से फरी रोती चिल्लाती भागती उसकी तरफ के शीशे से लग गई। मम्मा, मैंने भी जाना है। अदिला बाजी उसे खींच रही थी। दाऊद दरवाजा खोलकर फिर से बाहर निकले। फ्रिया है, आसफा के साथ जाने की जिद कर रही है। इस वक्त अदिला के लिए फरीहा का वजूद शर्मिंदगी का सबब था और मुखालिफिन के लिए तमस्खुर। बच्चे वाली औरत से शादी का यही नतीजा होता। अब भुगतते दाऊद। ढलते सूरज की अवनीन लाली में मिसबा भी गुस्से से लाल भभूका हो चुकी थी। 3 दिन से आप मेरे वाबीले पर मुझे बेइज्जत कर कर बिठा देते हैं। अब देखा, आपकी बहनें भी राजी नहीं हैं। शाहिदा ने सऊद अहमद के कान में जहरीली सरगोशी की। तुम औरतों का तो दिमाग खराब है, आपकी बहनों का भी, हाँ इनका भी। 100 बारी बता चुका हूँ, दाऊद अपने नौकर की वजह से बेहद परेशान था। बस बस, फिर से वही किस्सा ना शुरू कर देना। अब तो सारे पिंड को खबर हो गई है। दाऊद अपने घर के नौकरों की निगरानी के लिए आसफा से शादी कर रहा है। सारे पिंड को बताया किसने है? तुम औरतों के पेट में कोई बात टिकती है? नहीं, कोई नहीं टिकती। आयशा के पापा, सारा कसूर आपका है। आप हामी ना भरते तो दाऊद ने कभी आसफा से शादी का नहीं कहना था। मैं कौन सी कसम खाऊं तुम्हें यकीन आ जाए। आसफा का नाम मैंने नहीं, दाऊद ने खुद लिया था। मैंने अपनी आयशा का जाजिब से सोचा हुआ था। सारी सोचों पर पानी फेर दिया आपने। शाहिदा, निकाह दाऊद का हुआ है, जाजिब का नहीं। सऊद अहमद अब आजिज आ चुके थे। यही तो मसला है, अब ये सोच पूरी नहीं हो सकेगी। सब आसफा के जरिए गेमें खेलेंगे, खेल लें गेमें। मैंने अपनी बेटी की शादी जाजिब से करनी ही नहीं है। वो पांव पटक कर एहतजाज करके दाऊद और अदिला की तरफ आ गए, जो अभी तक फ्रीहा के बारे में गुफ्तगू कर रहे थे। 3-4 दिन तक हम खुद छोड़ आएंगे। बच्ची है, समझती नहीं। बाजी, जैसे ये रो रही है, इतनी गर्मी में बेहोश हो जाएगी। इसको जल्दी अंदर गाड़ी में बिठाएं। फिर उन्होंने खुद ही गेट खोलकर बिठा दिया। अब वो गेट पकड़े मुंतजिर थे कि अदिला भी बैठे। दाऊद, मैं नहीं जा रही, मेरी सेहत ही इजाजत नहीं देती। वो बदस्तूर शर्मिंदा थी। बाजी, फरी के कपड़े तो साथ दे दें। आसफा को ना चाहते हुए भी बोलना पड़ा। दोनों घरों की खवातीन नाराज हैं, इसलिए कोई भी साथ नहीं जा रही। हाँ, डॉक्टर से शादी की होती तो। सऊद अहमद ने भाई से मिलते हुए सरगोशी भी कर डाली। उन्होंने सुनकर ड्राइवर को इशारा किया। वो फौरन बाहर निकला। तो मुनीर साहब के साथ चले जाओ, मैं खुद ड्राइव करूंगा। ड्राइविंग सीट पर बैठकर उन्होंने सबको अलविदाई सलाम किया। एक्सलेटर पर दबाव बढ़ाया तो गाड़ी गेट से बाहर निकलती चली गई। गेट से बाहर निकलते ही उन्होंने जाजिब के पास ब्रेक लगाई थी। आ जाओ पापा, मैं तुम्हारी वजह से ड्राइविंग सीट पर हूँ। जाजिब ने इनकार छोड़कर फ्रंट सीट संभाल ली तो उन्होंने स्पीड बढ़ा दी। दूर किसी मस्जिद से अल्लाह अकबर की सदा बुलंद हो रही थी। फरी, उठो, घर आ गया। खैरू बाबा ने भागकर गाड़ी का दरवाजा खोला तो उसकी बीवी भी पास चली आई। आसफा फरी के साथ बाहर निकली तो दाऊद अहमद डिग्गी से सामान निकालकर अंदर पहुंचाने की हदायत कर रहे थे। वो घर के अंदरूनी हिस्से की तरफ बढ़े तो खैरू बाबा की बीवी के हम कदम चलते हुए भी लाउंज में दाखिल हो गई। खुशबुआर ठंडक ने इस्तकबाल किया। फरी हाथ छुड़ाकर भागकर एक सोफे पर लेट गई कि बीमारी से अभी उठी थी, जल्दी थक जाती थी। ऊपर से गाड़ी में भी सो गई थी। जाजिब और दाऊद अपने अपने कमरे की तरफ बढ़ गए। ड्राइवर रफाकत अटैची केस दाऊद के कमरे में ले गया। मैं खैरदीन हूँ बेगम साहिबा, सब मुझे खैरू बाबा कहते हैं। 20 साल से साहब के साथ हूँ। आसफा ने खाली ग्लास ट्रे में रखा तो बाबा खैरू तारुफ कराने लगा। ये मेरी घरवाली है और वो मेरा नवासा। 19-20 साल के लड़के ने हाथ माथे तक ले जाकर सलाम किया। आसफा को अंदाजा था कि वो दुल्हन नहीं है, पर घर में दाखिल होते ही लाउंज में बैठना पड़ेगा, इसका अंदाजा नहीं था। हालांकि उसका दिल कर रहा था फटाफट बाथरूम में जाए, नहाकर कोई हल्का सा शलवार कमीज पहने और कड़क चाय पिए। उसके चेहरे पर जाने क्या था जो फौरन उसे कमरे में पहुंचाने की ऑफर कर डाली। बूढ़ी औरत के पीछे पीछे चलती वो इसी कमरे में दाखिल हो गई जहां कुछ वक्त पहले दाऊद गए थे। मलिकजी रोशनी और लाउंज से भी ज्यादा एसी कूलिंग लिए वो निहायत शानदार ख्वाबगाह थी। इससे भी पहले भागकर जहाजी साइज बेड पर ऊंधी लेटने वाली उसकी बेटी फरीहा थी। आसफा का रहा सहा इत्तेमाद भी जाता रहा। बाल बनाते दाऊद ने ड्रेसिंग टेबल के शीशे से उसे जंप लगाकर बेड पर चढ़ते और फिर ऊंधा लेटते देखा। गुज़िश्ता 5 दिन से वो शदीद असियत में थे। इतने सालों बाद किसी और के बच्चे को यूं दनदनाते अपने बेड पर छलांगे लगाते देखना
احساسات کو مزید بے قرار و مرتعش کر گیا۔ وہ کنگھی میز پر ڈال کر کمرے سے نکل گئے۔ آصفہ نے ملازم عورت کی وجہ سے فریحہ کو ٹوکنے کا ارادہ ملتوی کر دیا۔ بی بی جی، آج کے دن آپ کے ساتھ کسی عورت کو آنا چاہیے تھا، نئی جگہ ذرا آسانی رہتی ہے۔ بیگم صاحبہ کے بعد صاحب عورت ملازم نہیں رکھتے، سارے مرد تھے، اب دو بھگا دیے ہیں، ان کی جگہ میرا نواسا مدثر رکھ لیا ہے۔ خیرو اور ڈرائیور رفاقت بہت پرانے ملازم ہیں، میں تو جوڑوں کی مریض کبھی کبھی چکر لگاتی ہوں، آج بھی آپ کی شادی کی وجہ سے آئی ہوں، آپ نہا لیں، میں آپ کے کپڑے نکال دیتی ہوں۔ نہیں شکریہ، تم جاؤ، میں خود نکال لیتی ہوں۔ اس کے جانے کے بعد وہ فری کی طرف آئی تو وہ ملگجی روشنی اور آرام دہ بیڈ پاتے ہی سو بھی چکی تھی۔ آصفہ نے اٹیچی کھول کر میکی کی طرف کلون کا سوٹ نکالا اور استری کا خیال کیے بنا نہیں باتھ روم کی طرف بڑھ گئی۔ ہلکا پھلکا شلوار قمیض پہن کر اسے اپنا آپ پرسکون ہوتا محسوس ہوا۔ کمرے میں فری کے سوا کوئی نہیں تھا۔ ہاتھوں سے بال سنوار کر سر پر دوپٹہ لیے وہ بیڈ کے کنارے پر ٹک گئی۔ فری کو لاؤنج میں تو سلا نہیں سکتی تھی، ان کے بیڈ روم میں سلانا بالکل غلط ہے۔ یا اللہ کیا کروں، عدیلہ باجی کیا تھا جو آپ ہی ساتھ آ جاتی۔ دل کڑا کر کے دروازہ کھول کر باہر نکل آئی۔ لاؤنج میں بھی ہو کا عالم تھا، اتنی شدید خاموشی اور تنہائی۔ وہ وحشت زدہ سی کھڑی دیکھتی رہی، کچھ نہ سمجھ آنے پر آنسو پیتی واپس کمرے میں چل دی۔ وحشت دل سے گھبرا کر اسٹڈی سے سگریٹ کا پیکٹ اور لائٹر اٹھا کر وہ اوپر چھت پر چلے آئے۔ ٹہلتے ہوئے سگریٹ پر سگریٹ پھونکتے ان کی نظر اچانک ہی نیچے گئی تو جاذب کندھے پر بیگ لٹکائے دوسرے ہاتھ سے موبائل استعمال کرتا بیرونی گیٹ کی طرف جا رہا تھا۔ جاذب، وہ بے ساختہ پکارے۔ اس نے پیچھے پلٹ کر دیکھا اور پھر گردن اونچی کر کے اوپر ٹیرس کو دیکھا جہاں باپ کھڑا تھا۔ رکو، سگریٹ پیروں تلے مسل کر وہ تین تین سیڑھیاں پھلانگتے اتنی تیزی سے اس کے پاس پہنچے جیسے ذرا سی دیر لگی تو جاذب بھاپ بن کر فضا میں تحلیل ہو جائے گا۔ پاپا، آپ اپنے بیڈ روم میں نہیں تھے؟ وہ حیرت سے پوچھ رہا تھا۔ تم اس وقت کہاں جا رہے ہو؟ انجانے خدشات ان کے ذہن پر سسرا رہے تھے۔ باپ کی شادی کی وجہ سے گھر سے کراچی بھاگ کر جانے والا اشتیاق اور پھر کبھی نہ ملنے والا اشتیاق ان کے سامنے کھڑا تھا۔ سینے میں دہکتی آگ ایک بار پھر بھانبڑ کی شکل اختیار کر گئی۔ پاپا، ہاسٹل جا رہا ہوں، کاشی پک کرنے آ رہا ہے۔ جو آج ہوا ہے، میرا مطلب میں نے جو شادی کی ہے۔ دل کڑا کر کے لفظ شادی منہ سے نکال ہی دیا۔ اس وجہ سے جا رہے ہو؟ نہیں، پھیکی مسکراہٹ۔ اس کی زبان کی لڑکھڑاہٹ نے ان پر بیٹے کا پول تو کھول ہی دیا تھا۔ ایک دم جذبات ان کے کنٹرول سے باہر ہو گئے۔ انہوں نے کھینچ کر اپنے جوان ہوتے بیٹے کو سینے میں بھینچ لیا۔ ان کی اس شدید محبت بھری یلغار سے جاذب کا بیگ نیچے پختہ روش پر گر گیا۔ جازی، مجھے بتانا نہیں آتا پر تمہیں معلوم ہوگا، تم میری زندگی کا کل اثاثہ ہو، میری پہلی اور آخری ترجیح۔ آئی نو پاپا۔ نو عمر جاذب باپ کے مضبوط بازوؤں کی شدید گرفت میں کسمسایا۔ یہ نکاح میری مجبوری بن گیا تھا، میرا یقین کرو، میں لوز کریکٹر یا لذت نفس کا مارا نہیں ہوں، گناہ ثواب پر بھی میرا ایمان پختہ ہے، تمہاری ماما کے ساتھ خوشگوار زندگی گزار چکا ہوں، اس کے بعد میرا دامن ہزار ترغیب دیتی بلاؤں میں رہتے ہوئے بھی صاف ہے، مجھے اچھی طرح معلوم ہے چند سالوں بعد تمہاری شادی کا وقت ہے، ایسے میں گھر میں میرا اپنی بیوی لانا تمہیں اچھا نہیں لگے گا، میں تمہارے جذبات سمجھتا ہوں، یقین رکھو میں تمہیں تمہارے دوستوں کے سامنے کبھی بھی مزید شرمندہ نہیں ہونے دوں گا۔ اس کے کان میں جذبات سے لبریز سرگوشی کی۔ پلیز گھر میں رہو پاپا، آپ میری پسلیاں توڑ دیں گے۔ اب کہ اس نے گرفت لوز کروانے کے لیے باپ کے بازوؤں کے مسلز پر ہاتھ رکھے۔ لیٹ می گو، کاشی ویٹ کر رہا ہے، نیکسٹ ویک چھٹیاں ہو رہی ہیں، میں پھر گھر پر ہی رہوں گا، پرومس۔ انہوں نے چھوڑا تو وہ بیگ اٹھا کر اللہ حافظ کہہ کر گیٹ کی طرف بڑھ گیا۔ منتظر اور شرمندہ و بے سکون رات گزار کر وہ باہر لاؤنج میں آ بیٹھی۔ اس شاندار بیڈ روم کے مالک نے خدا معلوم کہاں رات گزاری تھی، فارغ بیٹھنے کی عادت نہ تھی، یہاں تو ہونکوں کی طرح بیٹھنا اور عجیب لگ رہا تھا، اس لیے جب مدثر اور اس کی نانی کچن میں آئے تو فریحہ کو چپ کر کے وہیں بیٹھے رہنے کی ہدایت کر کے وہ بھی کچن میں آ گئی۔ اپنے لیے اپنی پسند کی کڑک چائے کا کپ لیے واپس صوفے پر بیٹھی تو اسے داود بیڈ روم میں جاتا نظر آیا۔ اسے پیچھے جانا مناسب نہیں لگا، ٹھس بن کر بیٹھی رہی۔ اس کے سامنے مدثر ناشتہ ڈائننگ ٹیبل پر لگاتا رہا، پھر وہ بیڈ روم کے دروازے پر دستک دے کر اطلاع دے آیا کہ ناشتہ تیار ہے۔ مما، میں نے سارا گھر دیکھ لیا ہے، بہت بہت پیارا گھر ہے۔ فری ماتھے سے بال ہٹاتی لاؤنج میں داخل ہو رہی تھی۔ میں نے کہا یہیں بیٹھی رہنا، لیکن تم مما گھر بھی تو دیکھنا تھا نا، وہ ٹھنکی۔ یہ ہمارا گھر ہے۔ آصفہ کو فوری طور پر کوئی جواب نہ سوچا تو بچی نے وہی سوال دوسری طرح سے کیا، مما کیا اب ہم یہیں رہیں گے؟ جی۔ یہ ہاتھ اوپر اٹھا کر وہ خوشی سے گول گول گھومتی بیڈ روم سے نکلتے داود کی ٹانگوں سے ٹکرائی۔ وہ فوراً نہ تھام لیتے تو فری گر جاتی۔ فری کیا کرتی ہو، ابھی چوٹ لگ جاتی۔ بچی ماں کی سنے بغیر خوشی مناتی رہی۔ رات اسے اپنے بیڈ پر لیٹا دیکھا تھا، صبح سارا گھر چھانتے اور ابھی گرنے سے بچایا تھا۔ بہت سال پہلے
जब जाजिब का बचपन था, इन्हें तब की सब बातें भूल चुकी थीं। या शायद जाजिब ऐसा बच्चा नहीं था, इन्हें सिर्फ खामोशी याद थी, मुकम्मल खामोशी, तन्हाई और सुकून। सुकून तो जैसे इस घर का लाज़मी हिस्सा था। ये बच्ची इन तीनों का उलट थी, हलचल पसंद, एक्टिव, एनर्जेटिक। खामोशी और सुकून की इतनी आदत है कि मुझे ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा। जाज़िब को तो सख्त बुरा लगेगा, उसे इस बच्ची पर गुस्सा आएगा और फिर आसफ़ा पर और इस बेसुकूनी को घर लाने वाले यानी मुझ पर। दुखता सर और भारी दिमाग कुछ मज़ीद भारी हो गया। बेगम जी आ जाएँ नाश्ता करने, मुलाज़िम ने पुकारा। आ जाएँ प्लीज़। उन्होंने भी मारे बांधे बिना भूख प्लेट सामने रखते आवाज़ दी थी। बेहद ज़रूरी मीटिंग है, कैंसल नहीं हो सकती, इसलिए जाना पड़ेगा। यतीम खाने और मदरसे भिजवाने के लिए खाने का ऑर्डर मैं दे चुका हूँ। कयूम लोग और भाई वगैरह शायद आएँ, इसलिए कैटरिंग वाले घर भी खाना पहुँचा देंगे। वैसे मैं इनसे पहले ही घर आ जाऊँगा। जी ठीक है। वो जाज़िब नाश्ता नहीं करेगा क्या? जाज़िब के ज़िक्र पर दाऊद अहमद ज़रा-सा सर उठाकर देखा, जैसे उसका सवाल बहुत मुश्किल हो। फिर समझकर जवाब दिया, जाज़िब घर में नहीं है, वो रात हॉस्टल चला गया था। आसफ़ा का दिल किया, पूछे आप कहाँ चले गए थे? लेकिन वो चले गए। फरीक व मुदस्सिर ने कार्टून लगा दिए। आसपास सोई जागी कैफियत में इनके शानदार बेडरूम के आरामदेह बेड पर निस्बतन आज़ादी से लेटकर परेशान होती रही। जिंदगी के इस खतरनाक यू टर्न को अपनी अपनी बेटी और दाऊद और उसके बेटे के हक में बेहतर होने की दुआएं मांगते जाने कब आंख लगी। उसे जगाने वाली फरी थी। ममा, बाहर बहुत तेज आंधी आई है। आंधी आई है? वो हैरान होकर उठी। क्लॉक ने बताया 4 घंटे मुसलसल सोई हो। बाहर निकली तो मुदस्सिर भाग भाग कर खिड़कियां दरवाजे बंद कर रहा था। बेहद मसरूफ सोफे पर बैठी रही। आंधी चलती रही। चलती आंधी में कयूम, हाजरा और सऊद आए थे। बाकी लोग नहीं आए। उसे दाऊद अहमद के अंदाज से लगा था कि काफी सारे लोग होंगे, पर गर्द आलूद आसमान बता रहा था बारिश या आंधी आएगी, इसलिए सब घर के काम धंधे देखने के लिए रुक गईं। बेकार मौसम काम भी तो बिगाड़ देता है, हाजरा ने जवाब दिया। वलीमे का खाना पता नहीं यतीम खाने पहुंचाया नहीं, पहुंच गया होगा। उनका रोज का काम है, कोताही नहीं करते। घर में तो जरा तब्दीली नहीं की, बिल्कुल वैसी ही सेटिंग है जैसे नौरीन की थी। चलो अब तुम अपनी पसंद से कर लेना। हाजरा तनकीदी नजरों से इर्द गिर्द देख रही थी। ये जाजिब भी नजर नहीं आ रहा। आसफा को लगा इस सवाल पर खामोशी तोड़नी चाहिए। कैसी किसी दोस्त के साथ बाहर निकला है, लगता है आंधी की वजह से कहीं रुक गए हैं। अच्छा, इस चलाकू को देखो, एक ही दिन में यूं फिर रही है जैसे सदा की यहाँ रहती हो। अब तोपों के धाने पर फरी की तरफ हो गए थे। मुदस्सिर और रफाकत खाने के पतीले किचन में लाने लगे तो सबकी तवज्जो इधर हो गई। फिर अगले कुछ मिनटों बाद मुदस्सिर ने इन्हें खाने की मेज पर बुला लिया। मुझे थोड़ी देर हो जाएगी, इसलिए भाईजान आप खाना शुरू करें, मेरा इंतजार ना करें। सऊद अहमद आदतन फोन लाउड स्पीकर पर लगाकर भाई से बात कर रहे थे। आंधी कि क्या सूरत हाल है, बारिश होने वाली है, गर्द छट जाएगी, चलें आप लोग खाना खाएं। तुम हमारे साथ चलोगी या दाऊद भाई के साथ आओगी? वो रस्म है ना, इसलिए पूछ रही हूँ, हाजरा ने आसवा से पूछा। घर की बात है हाजरा, इसमें कौन सी रस्में देखनी, जब दिल करेगा दाऊद के साथ आ जाएगी। क्या कहती हो आसफा? या फिर उदास हो गई हो तो चलो। सऊद अहमद मुस्कुराए। नहीं भाईजान, अभी कल तो आई हूँ, उदास क्या होना। वो भी मुस्कुरा दी तो उन्होंने सर पर हाथ रखा। आबाद रहो। जाते जाते कयूम उसे 5,000 का नोट जबरदस्ती पकड़ा गया। दाऊद को मेरा सलाम कहना। बताना काफी इंतजार किया। ठीक है कयूम भाई, बता दूंगी। आप दाऊद को कब्जे में कर लेना अब। मलंगनी बनी ना फिरती रहना। तेरी नंदे खास खुश नहीं है, इसलिए जितनी जल्दी दाऊद को मुट्ठी में कर सकती हो कर लो। जाजिब भी बड़ा फूफियों के हत्थे चढ़ा फिर रहा था। दाऊद तेरी तरफ हुआ तो किसी फूफी भतीजे की गठजोड़ तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। हाजरा सरगोशियां करके रवाना हो गई तो उसने गहरी सांस लेकर खुद को नॉर्मल किया। फिर भी सुकून ना आया तो नया सूट हाथ में पकड़कर शावर लेने चली गई। जब वो बाल तौलिए में लपेटे बाहर निकली तो फरी बेड पर अपने और उसके कपड़े बिखेरे बैठी थी। ममा, मैंने भी नहाना करना है। फरी दाऊद साहब का ही बेड खराब करे, इन्हीं का वॉशरूम इस्तेमाल करे, ये ठीक नहीं। मुझे अपने और फरी के लिए कोई दूसरा कमरा देखना ही चाहिए। फिर अपनी सोच के मुताबिक उसने दाऊद के बेडरूम के दाएं तरफ का कमरा मुंतखब करके अपना सामान वहां रखा। फरी को नहाने के लिए वॉशरूम भेजा और खुद बाल सुलझाने लगी। बेगम जी, जरा किचन में आकर खाना तो देख लें। मुझे तो शर्म बहुत आ रही है, आप तो दुल्हन हैं पर मालकन भी हैं, इसलिए आपको बताना मेरा फर्ज है। खैरू बाबा की बीवी की इतनी लंबी तमहीद पर वो दुपट्टा कंधे पर डालकर कमरे से निकल आई। ये देखें जी, खाना बहुत ज्यादा है, फ्रिज में भी रखें तो बासी खाना साहब जी नहीं खाते। वैसे भी जितनी गर्मी है जायका बदल जाएगा जी। ये तो काफी ज्यादा खाना है, फ्रिज में क्यों रखना? फिर आप बता दें, आप लोगों ने अपने लिए निकाल लिया? हमने खा लिया है जी। अपने घरों के लिए निकाल लिया? नहीं जी। ऐसा करो, लाउंज में कोई चटाई बिछाकर पतीले इधर ले आओ, मैं खाना खुद निकालती हूँ। गीले बालों में किचन की गर्मी से पसीना ना आ जाए, इसलिए वो लाउंज में अकड़ू बैठकर दावती खाना मुख्तलिफ बर्तनों में निकालने लगी।
دائیں بائیں اور سامنے والے 1-2 ہمسایوں کو بھیجنے کے بعد وہ ملازموں کے گھر کے لیے نکالنے لگی۔ وہ لاؤنج میں داخل ہوئے تو پہلی نظر اکڑو بیٹھے وجود پر پڑی۔ سیاہ لمبے گھنے چمکیلے بالوں سے ڈھکی پشت ان کی طرف تھی۔ بال اتنے لمبے تھے کہ لاؤنج کے چکنے بے داغ فرش پر پڑے تھے۔ اس دلکش منظر سے انہوں نے فوراً نظر پھیری۔ سلام صاحب جی۔ مگن بیٹھے وجود نے سرحد سے پلٹ کر دیکھا، پھر بے ارادہ کھڑے ہو کر دوپٹے کا پلو سر پر ڈالتے ہوئے اس نے بھی سلام کیا۔ یہ آصفہ تھی۔ اتنا مشکل وقت گزارنے کے بعد بھی یہ اتنی کم عمر کیسے لگ سکتی ہے؟ وہ حیران پریشان خود سے سوال کر رہے تھے۔ یہ تو اچھی خاصی مناسب شکل و صورت کی جوان عورت ہے۔ او مائی گاڈ، مجھے تو کسی بوڑھی خاتون سے شادی کرنی تھی۔ سوچا تو یہ تھا گاؤں کی باقی رشتہ داروں کی طرح مشکل زندگی گزار کر آصفہ بھی اپنی عمر سے دگنی لگتی ہوگی، پر ادھر تو الٹ تھا۔ وہ دبلے پتلے وجود کے ساتھ اپنی حقیقی عمر سے کم دکھتی تھی۔ انہوں نے کبھی ڈھنگ سے دیکھا ہی نہ تھا۔ وہ اپنے حال میں مست رہنے والے انسان تھے۔ خاندان کی کسی خاتون پر کبھی غور و خوض نہ کیا تھا۔ یہ تو دھوکا ہو گیا، جاذب اور میرے ہم دونوں کے ساتھ دھوکا ہوا ہے۔ بڑی مشکل سے خود کو جھٹکے سے نکال کر وہ حال میں آئے۔ آپ کیوں کر رہی ہیں؟ انہیں کرنے دیں۔ داؤد نے خیرو بابا کی بیوی کی طرف اشارہ کیا تو آصفہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی ان کی طرف آ گئی۔ انہیں صاف پتہ چلا وہ کوئی بات کرنا چاہ رہی ہے، لیکن یہ نہیں چاہتی کہ ملازم سنے۔ آ جائیں۔ وہ بیڈ روم میں انٹر ہو گئے اور وہ اندر داخل ہو کر دروازہ بند کر کے ساتھ کھڑی ہو گئی۔ میں بتانا چاہتی تھی کہ کھانا آپ نے بہت زیادہ بھجوا دیا تھا، اس لیے مجھے مجبوراً ہمسایوں کے بھجوانا پڑا تاکہ ضائع نہ ہو۔ مجھے نہیں معلوم ایسے کرنا تھا یا نہیں، لیکن میں کر بیٹھی ہوں۔ مجھے آپ کو کال کر کے پوچھنا چاہیے تھا۔ وہ بے حد پریشان تھی۔ یہ تو بہت اچھا کیا، مجھے تمہارا بروقت فیصلہ کرنا اچھا لگا۔ آصفہ کی جان میں جان آئی۔ وہ اب کارنر میں لگی کرسی پر بیٹھ کر جوتے کھول رہے تھے۔ ایک اور بات، میرے ساتھ فریحہ ہوتی ہے، اس لیے مجھے علیحدہ کمرہ چاہیے تھا۔ یہ گھر تمہارا بھی ہے، کوئی بھی کمرہ لے لو۔ میں نے ساتھ والا لیا ہے۔ اس نے ہاتھ سے اشارہ کیا تو داؤد کو سمجھ آیا کہ ان کا بیڈ روم کھلا کھلا کیوں لگ رہا ہے۔ وہ اپنا سامان وہاں سے اٹھا چکی تھی۔ بچی کی وجہ سے مجھے بیڈ روم علیحدہ کرنا پڑ رہا ہے، لیکن آپ کو جب بھی کوئی ضرورت ہو مجھے بلا سکتے ہیں۔ نہیں، میں یہ نہیں کہہ سکتی، کہہ دینا چاہیے تاکہ برا نہ محسوس کریں، نہیں کہنا چاہیے، نامناسب ہے۔ وہ اپنے آپ سے الجھی ہوئی تھی۔ داؤد نے اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ کو دیکھ کر حوصلہ افزا لہجے میں پوچھا، کوئی اور بات بھی ہے؟ نہیں جی، وہ دن کو تو اے سی وغیرہ سولر سسٹم پر چلتے ہیں، رات کو لائٹ پر۔ ہمارے کمرے میں پنکھے سے بہت گرمی ہے۔ اے سی خراب ہے؟ انہوں نے بات کاٹ کر فوراً پوچھا۔ نہیں، اے سی خراب نہیں ہے، میں یہ کہہ رہی ہوں ہمارے کمرے میں بھی اے سی چلے گا تو بہت بل آئے گا، اس لیے میں اور فریحہ اوپر چارپائیاں ڈال کر سو جایا کریں، ہمیں رات کو کھلے میں سونے کی عادت ہے۔ اس نے جلدی سے اضافہ کیا۔ اس بار وہ سیدھے ہو کر کرسی سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئے۔ ان کے اعصاب ایک دم ہی بڑے ایزی ہو گئے۔ طویل عرصے بعد انہوں نے کسی کے منہ سے ایسی بات سنی تھی۔ گاؤں سے اماں آتی تو ان کے اخراجات کی فکر کیا کرتی تھیں، ان کے بعد کوئی آج ان کے اخراجات کی فکر کر رہا تھا۔ تمہیں کس نے بتایا دن کو سولر اور رات کو الیکٹریسٹی یوز ہوتی ہے؟ ملازم لڑکے نے بتایا۔ میں لاؤنج کے اے سی آف کرنا چاہتی تھی تب۔ آصفہ، یہ بل وغیرہ کی فکریں تم میرے لیے رہنے دو، ایزی ہو کر گھر میں لگی ہر فائدہ مند شے سے فائدہ اٹھاؤ۔ میں ذرا فریش ہو جاؤں تو کچھ اہم گفتگو کر لیتے ہیں۔ دفتن ہی ان کا دروازہ ناک ہوا۔ آ جائیں صاحب جی، میں اپنی بیوی کو گھر چھوڑ آؤں اگر آپ اجازت دیں؟ دراصل ساتھ کھانا بھی ہے۔ داؤد نے خیرو بابا کی بات پر آصفہ کو دیکھا۔ صاحب جی، مہمان تو کوئی ہے نہیں، اس لیے ویسے بھی مدثر تو ادھر ہی ہے۔ کہہ رہی تھی میرے جوڑوں میں درد شروع ہو گئی ہے۔ اچھا یار چھوڑ آؤ، پورا استغاثہ ہی سنانے بیٹھ گئے ہو۔ شکریہ صاحب۔ پری لاؤنج میں ماشا اینڈ دا بیئر دیکھ رہی تھی۔ وہ دونوں اس سے ذرا سا ہٹ کر آمنے سامنے بیٹھ گئے۔ ہلکے سرمئی شلوار قمیض میں ان کی گندمی رنگت دمک رہی تھی۔ کن پٹیوں پر کہیں کہیں کوئی سفید بال ان کے شخصی وقار کو چار چاند لگا رہا تھا۔ اونچا لمبا کثرتی مضبوط جسم، چوڑے شانے اور خوبصورت تراش کی ہلکی داڑھی اور مونچھیں۔ رشتہ بدلا تھا تو آصفہ کی نظریں بھی کیا کچھ نہ محسوس کر رہی تھیں۔ جب یہ نکاح ضرورت اور مجبوری بن ہی گیا تھا تو اب جاذب اور اپنا سوچ سوچ کے گھر کو پسے پشت نہیں ڈالنا چاہیے۔ اس ساری ذمہ داری ہینڈ اوور کر کے مجھے گھر کی طرف سے تو سکون میں آنا چاہیے۔ جاذب کو ایڈجسٹ ہونے میں مدد دینا، خوش کرنے کی کوشش کرنا تو فل ٹائم ڈیوٹی ہے۔ اس سے تو ذہن آزاد ہو ہی نہیں سکتا، خاص کر یہ نیا رشتہ بنانے کے بعد۔ ایک بار پھر سوچی ہوئی باتیں سوچ کر نتیجے پر پہنچ کر انہوں نے منتظر بیٹھی آصفہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر گفتگو شروع کی۔ میرا شادی کا کوئی ارادہ نہیں تھا، خاص کر اس ادھیڑ عمر میں۔ وہ پھیکا سا مسکرائے۔ آصفہ نے حیرت سے دیکھا۔ وہ کیا کہیں، آپ کی عمر کو کیا ہوا؟ پر خاموش رہی۔ گھر تو جیسا تیسے چل ہی رہا تھا، پر میرے
حق حلال اور خون پسینے سے بنائے گھر کا تقدس پامال ہونے لگ پڑا تھا، جس کی وجہ سے مجھے آنن فانن شادی کا فیصلہ کرنا پڑا۔ پھر تمہارے حالات کا پتہ چلا تو سوچا گھریلو خاتون ہی گھر نانی ہے، تو تم کیوں نہیں؟ میں سمجھتا تھا میری طرح عمر ڈھلی خاتون بن چکی ہوگی، لیکن تم تو بہت ینگ ہو۔ مایوس لہجہ: مجھے کسی اپنے جیسی خاتون سے ہی نکاح کرنا چاہیے تھا۔ اس بار آصفا کو لگا بولنا ضروری ہے۔ پھر تو 25-30 سال کی لڑکی ہونی چاہیے تھی، مجھ جیسی 40 کی دہلیز کے پاس کھڑی عورت تو آپ کے ساتھ سوٹ نہیں کرتی۔ وہ اپنے ہاتھوں سے کھیلتے ہوئے سر جھکا کر مسکرائی۔ ہم کتنے بھی دلکش ہوں، کچھ باتیں عمر کے تقاضے کے مطابق ہی سوٹ کرتی ہیں۔ وہ بھی مسکرائے تھے۔ عجیب بات تھی اس سے دوسری دفعہ باضابطہ بات کر رہے تھے، دونوں ہی دفعہ اس نے کچھ ایسا بول دیا تھا کہ جنگ لڑتے اعصاب ڈھیلے پڑ جاتے، سکون کی لہر جسم کے تمام رگ پٹھوں کو ایزی کر دیتی۔ آپ بھلے کتنے ہی بڑے وکیل ہیں، پر میں اختلاف ضرور کروں گی۔ کبھی کبھی عمر سے زیادہ وقت کا تقاضا اہم ہوتا ہے۔ مجھے بھی وقت کا تقاضا ماننا پڑا۔ فری کے لیے میرا دوسری شادی کا قدم اٹھانا ضروری ہو گیا تھا۔ اس کی تعلیم و تربیت، صحت، اس نے آہ بھر کر بات ادھوری چھوڑ دی کہ انہیں کہانی معلوم تھی۔ تمہاری بیٹی چھوٹی ہے، وہ تمہارے نئے رشتوں کے ساتھ ایڈجسٹ ہو سکتی ہے۔ میرا بیٹا جوانی کی دہلیز پر ہے۔ اس عمر میں والدین میں سے کوئی شادی کرے تو معاشرے سے بھی پہلے اولاد ہی اسے ٹھرکی اور نفس پرست سمجھنے لگی۔ سمجھے کبھی کسی شے سے خوف نہیں آیا مجھے۔ بخدا میں اب بدترین خوف کے حصار میں وقت گزار رہا ہوں۔ جاذب کی خاموشی یا شاید ناراضگی یا پھر شاید بے بسی مجھے لمحہ لمحہ نچوڑ رہی ہے۔ ماں کے بعد کی ٹوٹ پھوٹ سے بمشکل سنبھلا تھا کہ باپ مجبوری کے سبب اچھی خاصی جوان بیوی لے آیا ہے۔ مجھے یہ خوف ستاتا ہے وہ اسے بستر آباد کرنے کی ہرس نہ سمجھ لے۔ ان کی بات پر آصفا بری طرح خود میں سمٹی۔ دور سنگل صوفے پر اسکرین کے بالکل پاس بیٹھی فری ماشا کی حرکتوں پر زور زور سے ہنس رہی تھی۔ میں اپنی اعصابی ٹوٹ پھوٹ پر قابو پانے کی بھرپور کوشش کر رہا ہوں۔ جب تک جاذب سنبھلتا نہیں، مجھے نہیں لگتا میں اس اعصابی جنگ سے باہر آ سکوں۔ انہوں نے سر کے بالوں میں انگلیاں پھنسائیں۔ لیکن گھر کو ٹریک پر آ جانا چاہیے آصفا۔ ہماری فیملی ایک ہے، اس لیے کچھ چھپا ہوا تو ہے نہیں۔ مجھے بھی معلوم ہے، تمہیں بھی خبر ہوگی کہ اس نئے رشتے سے زیادہ تر لوگ ناخوش ہیں۔ مجھے پرواہ نہیں، میں صرف اپنے بیٹے کی پرواہ کرتا ہوں۔ لیکن میں یہ ضرور چاہتا ہوں تم اپنا سابقہ سوبر انداز اور سلجھی طبیعت اس گھر میں بھی جاری رکھو کہ اب یہ گھر تمہارا بھی ہے اور تمہاری بچی کا بھی۔ اس گھر کی گفتگو، انہوں نے بات پر زور دینے کے لیے پھر سے دہرایا، ہماری گفتگو اس 4 دیواری میں ہی رہنی چاہیے۔ وہ پورے اعتماد سے اس کی آنکھوں میں دیکھ رہے تھے۔ اس نے سر ہلا کر یقین دلایا۔ نورین کے بعد میں نے مسائل سے بچنے کے لیے خواتین ملازم نکال دی تھیں۔ قسمت کی بات ہے جن مسائل کے ڈر سے خواتین نکالی تھیں وہی مسئلہ مرد ملازموں نے کھڑا کر دیا۔ اب تم چاہو تو ماسی رکھ لو، گھر میں کوکنگ کے لیے بھی کوئی پراپر ملازم نہیں ہے۔ پہلے تو گھر میں کوئی خاص کھانا نہیں بنتا تھا، باہر سے کھا لیتے تھے یا ہوم ڈیلیوری ملازم اپنا خود بنا لیتے تھے۔ اب ظاہر ہے گھر کو گھر کی طرح چلانا ہے تو ہر طرح کے ہاؤس ہیلپ ضروری ہے۔ نورین نے کوکنگ کے لیے بھی عورت ہی رکھی تھی۔ اب تم انٹرویو کر کے دیکھ لو، مرد عورت جو بھی بہتر لگے سروسز ہائر کر لو۔ اپنے موجودہ ملازموں سے کہو گی تو 8-10 کینڈیڈیٹ تو وہ ہی مہیا کر دیں گے۔ پھر بھی بات نہ بنی تو مجھے بتا دینا، ایجنسی سے رابطہ کر لیں گے۔ گھر کی گاڑی میں نے سیل کر دی تھی، اب پھر سے گاڑی اور ڈرائیور کا ارینج کر رہا ہوں۔ وہ جو توجہ سے سن رہی تھی اب بول ہی پڑی، داؤد صاحب میری وجہ سے کوئی بھی ایکسٹرا خرچہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ملازم، گاڑی، یہ وہ کسی شے کی ضرورت نہیں ہے۔ بچی کے اسکول کے لیے گروسری گاؤں یا پھر باہر ہی جانا پڑتا ہے، میری گاڑی دستیاب نہیں ہوا کرے گی اور ہاؤس ہیلپ کے بغیر گھر بھی نہیں چل سکتا، اس لیے ضرورت ہے۔ اسکول سے یاد آیا، اس ایریا میں بھی 2 اچھے اسکول ہیں، ان کا وزٹ کر لو۔ اگر جاذب کے اسکول میں ہی ایڈمیشن کرانا ہے تو بھی ٹھیک ہے۔ نہیں، جاذب کا اسکول تو بہت مہنگا ہے۔ میں گھر کے آس پاس کسی نارمل سے اسکول میں فری کو داخل کروانا چاہتی ہوں، وہ بھی ابھی نہیں، چھٹیوں کے بعد، ورنہ چھٹیوں کی بھی خواہ فیس دینی پڑے گی۔ وہ دنیا دیکھے ہوئے مرد تھے، اصلی نقلی کی پہچان رکھتے تھے۔ انہوں نے نوٹ کیا وہ بناوٹی نہیں تھی بلکہ اتنی ہی قناعت پسند تھی، ان کا خرچہ کرانا نہیں چاہتی تھی۔ آصفا تمہاری بچی کی میں نے کامل ذمہ داری اٹھائی ہے، اس کی تعلیم و تحفظ میری ذمہ داری ہے۔ تم اپنی ذمہ داری نبھاؤ، میں اپنی نبھاؤں گا۔ تحفظ لفظ نے آصفا کے دل کی نازک رگوں کو چیر ڈالا۔ سامنے بیٹھے مرد کا لہجہ بتا رہا تھا وہ زبان کا پکا ہے۔ آصفا حقیقت پسند عورت تھی، اس نے یہ نہیں سوچا تھا کہ داؤد فری کا باپ بن جائے گا۔ فری اس کی بیٹی تھی، اس کی رہنی تھی اور جاذب ان کا بیٹا تھا، انہی کا رہنا تھا۔ اتنی حقیقی دنیا میں تحفظ لفظ اس کی آنکھوں سے پانی بن کر گر پڑا۔ یعنی بھائیوں
से निजात भी मिल गई थी। बेटी की इज्जत और नामूस की हिफाजत का जिम्मा भी एक मुमताज हैसियत और मर्तबे वाला शख्स उठा रहा था। फरी अब महफूज ठिकाने पर थी तो आंसुओं का खराज तो बनता था। आपका बेहद शुक्रिया, मुझे फरी के लिए तहफ़्फ़ुज़ तालीम से भी पहले दरकार था। उन्होंने सर हिलाकर शुक्रिया वसूल किया। वो खड़ी हो गई, फिर रुख मोड़े हुए ही बोली, दाऊद साहब, आप किसी भी तरह जाजिब को घर ले आएँ। हमारी तरफ से आपकी किसी मुश्किल में इज़ाफ़ा नहीं होगा। आप यूँ समझें कि मैं और मेरी बच्ची इस घर में मौजूद ही नहीं है। वो इनके जाजिब के हवाले से सारे तहफ़्फ़ुज़ात समझ गई, क्योंकि मामला फ़हम और ज़हीन औरत थी। बात कहकर वो रुकी नहीं थी। मुदस्सिर से कहकर उसने 10 बजे इंटरव्यू के लिए चंद लोग बुलवाए थे। अभी 10 बजने में वक्त था, इसलिए सारा घर मालकाना नज़र से देखने के लिए खड़ी हो गई। ऊपर के पोर्शन में 2 बेडरूम और एक स्टडी रूम प्लस ऑफिस था, जिसमें सैकड़ों किताबें, रिसाले और दफ्तर की फाइल्स पड़ी थीं। आसफा को किताबें पढ़ने की तो मौज लगी। आखिरी कोने में स्टोर रूम था। आसफा ने अलमारियां खोल खोल कर देखी तो नौरीन के बिस्तर जूं के तूं पड़े थे। सबसे पहले तो इन्हीं को धूप लगवाती हूँ। मुलाजमत के लिए आने वालों में से उसने सिर्फ एक कुल वक्ती मुलाजमा रखी और मुदस्सिर को मुस्तकिल कर लिया, जिस पर खैरू बाबा और मुदस्सिर उसके ममनून थे। रिफत बीबी का असली शनाख्ती कार्ड इसे वापस करके नकल दाऊद को दिखाने के लिए पास रख ली। बाजी, लाउंज की सेटिंग बदलनी है। मुदस्सिर और रिफत उसके जवाब के मुंतजिर थे। दाऊद तो शायद कुछ ना कहें, लेकिन जासिब जैसे उसकी माँ ने घर सेट कर रखा था वैसे ही रहने देती हूँ, ताकि वो अजनबियत के एहसास से ना गुजरे। नहीं, कोई सेटिंग नहीं बदलनी, जैसा है वैसे ही मुकम्मल सफाई करनी है। बिस्तरों को धूप लगवानी है। अलबत्ता किचन में मैं कुछ तब्दीलियां करूंगी। इन दोनों को काम पर लगाकर उसने खुद अपने और फरी के लॉन के कपड़े हाथ से धो डाले। उसके बाद उसने खाना बनाने की तैयारी शुरू की थी। फरी उसके पास फ्रिज, फ्रीजर समेत हर शय खोल के बंद करती रहती, अपनी मर्जी से खाती पीती रही। उसे मुमानियों की तरह डांटने वाला या खाने की पसंदीदा अशिया छुपाने वाला यहाँ कोई नहीं मिला था। खाना तो बहुत अच्छा बना है, नई कुक ने बनाया है। दाऊद खाने पर मौजूद थे। नहीं साहब जी, खाना तो बाजी ने खुद बनाया है। मुदस्सिर के बताने पर भी आसफा सर झुकाए छोटे छोटे निवाले लेती रही। मेरी मम्मा सबसे अच्छा खाना बनाती हैं। इधर मामू के घर में सिर्फ मम्मा खाना बनाती थी। फरी ने अपनी आदत के मुताबिक दाऊद से बेतकल्लुफ होने की कोशिश की थी, लेकिन वो सर्द महर और लाताल्लुक ही रहे। किचन में आसफा के मोबाइल पर कॉल आने लगी तो फरी भागकर माँ का मोबाइल उठा लाई। हाँ जी, बिल्कुल ठीक हूँ। फरी भी ठीक है, वो भी घर पर हैं, खाना खा रहे हैं। बात करवा देती हूँ। कयूं भाई आपसे बात करना चाह रहे हैं। उन्होंने मिटे घिसे फोन को थामने से पहले बगौर देखा, फिर कान से लगा लिया। आप लोगों ने खाना खा लिया है तो अपने क्वार्टर चले जाएं, बाकी का काम शाम में कर लीजिएगा। आसफा ने पूरे इत्तेमाद से मुलाजमों के लिए हदायत जारी की थी। आपने जाजिब से घर आने की बात की? वैसे ही बात हुई है, घर आने का नहीं कहा। मुझे लगता है अभी वो नहीं आएगा, शायद कुछ दिनों तक संभल जाए तो। वो जो गंभीर संजीदगी और आर्जिदगी से बेटे के बारे में बात कर रहे थे, देख ही ना सके। गजब तो ये हुआ कि आसफा भी इन्हीं की तरफ मुकम्मल मुतवज्जो थी। वो भी फरी के गायब पर गौर न कर सकी। नतीजा ये निकला कि फ्रूट कस्टर्ड से भरा शीशे का नाजुक बाउल फरी ने ऐन दाऊद अहमद के पैरों के पास गिराकर तोड़ा था। मीठे के छींटे उनके पैरों, ट्राउजर और कुछ हद तक बाजू पर भी गिरे थे। छनाके की आवाज जोरदार थी। फरी अब सहमी खड़ी थी। आसफा तेजी से उस तक पहुंची। मम्मा, मैं अंकल के लिए फ्रिज से ठंडे वाला कस्टर्ड ला रही थी। आपको चोट लगी? नहीं। आंसू अब उसके गालों पर नहीं। दाऊद वहां से उठ गए तो आसफा फरी को उसके हाल पर छोड़कर उनके पीछे पीछे भागते बेडरूम में दाखिल हो गई। मैं अभी वॉश कर देती हूँ, गुस्सा न करिएगा प्लीज। मुदस्सिर कर लेगा और मैं गुस्से में भी नहीं हूँ। तुम तैयारी कर लो, हमें गांव जाना है। कयूम ने लाजमी आने का कहा है। वो संजीदगी से कहकर वॉशरूम चले गए। फर्श साफ करके उसने अभी फरी की ही तैयारी की थी कि वो खुशबू उड़ाते बाहर भी आ गए। तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? फर्श साफ कर रही थी। उसके अंदाज में शर्मिंदगी थी। आसफा बेगम, मुलाजिम और रख लें, इनके काम इन्हीं से करवाएं। मुदस्सिर वापस आओ। वो इंटरकॉम पर मुदस्सिर को वापस बुला चुके थे। बेगम साहिबा के मोबाइल से सिम कार्ड निकाल कर इसमें डालो। उन्होंने स्मार्टफोन मुदस्सिर की तरफ बढ़ाया। सूट के हमरंग हल्की पीच कलर की लिपस्टिक लगाकर उसने तैयारी मुकम्मल की और लाउंज में आ गई। अंकल, ये नया फोन आप मेरी मम्मा को दे रहे हो? फरी एक बार फिर उनके करीब जाकर उनके घुटने पर हाथ रखे इश्तियाक से पूछ रही थी। आसफा को फरिया पर शदीद गुस्सा आया। बेवकूफ लड़की जरा नहीं समझ रही कि वो उससे बात नहीं करते। उसके देखते देखते दाऊद ने फरी का छोटा सा हाथ घुटने से हटा दिया। फरी, इधर आओ मेरे पास। वो पोनियां झुलाती उसके पास आ गई। बेटा, अंकल को टच नहीं करते, ऐसे किसी को भी टच नहीं करते। मैं तो करूंगी, ऐसे करूंगी। उसने भागकर इस बार दाऊद के कंधे को छुआ और खीखी करके हंसने लगी। आसफा का दिल भर आया। कुड़मगस बाप पर गई है। हाजरा भाभी और बच्चे उसको ठीक ही जूते मारकर रखते थे। गले में भरते आंसुओं को गोले उसने बमुश्किल अंदर धकेला। ये लो, मैंने व्हाट्सएप भी कर दिया है, अपना नंबर भी सेव कर दिया और जाजिब का भी।
आसफा का दिल इतना बुझा हुआ था कि शुक्रिया कहने को भी ना किया। किसी के बच्चे को अपनाना बहुत मुश्किल अमर है, खासकर अपनी औलाद की टेंशन में मुब्तला बाप के लिए तो और भी मुश्किल है। यही बात है कि फरी को डांटते नहीं। जाजिब और मेरी फरिया एक ही कश्ती के सवार हैं। नहीं, जाजिब को इस कश्ती से निकालने की पूरी पूरी जिद्दोजहद करूंगी। उसका दिल जीतने की कोशिश में हर्ज ही क्या है, वो बिन माँ का बच्चा है। मैं उसको माँ की मोहब्बत दूंगी तो अल्लाह मेरी फरी के लिए यकीनन आसानियां करेगा। उसने मुड़कर देखा, फरी पिछली सीट पर सो चुकी थी। मेरी बच्ची, तेरी किस्मत बल्कि हमारी किस्मत। कभी मैं सोचा करती थी मुझे कोई ऐसा मर्द अपना ले जो तुम्हें बेटी समझे। फिर सौतेले बाप और सौतेले रिश्तों के वो जुल्म सुने के दिल थम गया। मैंने तय कर लिया, किसी को इजाजत नहीं दूंगी कि तुम्हें छू सके। बेटी बेटी के करके बेटी के प्यार की आड़ में कोई अपनी गंदी फितरत की तस्कीन कर सके, मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगी। शादी नहीं करूंगी। काश तुम्हें बाप का प्यार मिल सकता, लेकिन बेटा मैं मुतमईन भी हूं कि तुम महफूज हो। मैं मुतमईन रहूंगी कि दाऊद और जाजिब तुम में कोई दिलचस्पी ना लें। तुम सबकी बेखबरी में बड़ी हो जाओ, फिर तुम्हें महफूज हाथों में दे दूं। सफर खामोशी से कटता रहा। वो आंखें मूंदकर खुद से गुफ्तगू करती रही। टांग पर टांग चढ़ाकर फुल क्रोफर्ड से बैठे दाऊद अहमद उसके भाइयों और अपने भाइयों में सबसे अलग थे। वो बात कर रहे थे, वो नजरें बचाकर उनके बैठने का प्रोसीजर देख रही थी। बला का इत्तेमाद था इस शख्स की निशस्त में। ड्राइंग रूम में मौजूद ज्यादातर खवातीन ही वही थीं जो इस शादी की मुखालिफ थीं। खासकर अपनी नंदों को देखकर आसफा की हथेलियों में पसीना आ गया। उसे लगा कि अब दाऊद अहमद का अंदाज बदल जाएगा। वो डिफेंसिव पोजीशन पर चले जाएंगे कि इसका साबका शौहर ऐसे ही करता था। जब भी अपने खूनी रिश्तों को देखता, बीवी को गुलाम बना देता था। तजलील तब तक करता जब तक उसके घर वाले मूड बहाल ना कर लेते। आसफा, तुम खुद जाकर देखो, हाजरा भाभी खाने वगैरह के चक्कर में तो नहीं पड़ गई। खाना तो खिलाकर ही भेजेंगे, कईयूम ने इजाफा किया। यार, अभी तो घर से खाकर निकले हैं। वो इसी इत्तेमाद से बैठा उसे भी इन्वॉल्व कर गया था। बहनों की नापसंदगी, बेटे की फिक्रें, क्या कुछ इस शख्स के दिल में ना था। फिर भी उनके सामने जरा जो ढीला पड़ा हो। मर्दों को ऐसा ही होना चाहिए। वो मुतासिर हुई। दिल पर छाई उदासी यकलख दूर भाग गई। दाऊद डिफेंसिव नहीं, काउंटर मिजाज पर कायम थे। जिस उम्र में हमारी शादी हुई है, इस उम्र में शायद मर्द ऐसा ही बाइत्तेमाद हो जाता है। कोई नहीं, सैकड़ों मिसालें हैं कि नहीं होता। बीवी की इज्जतें कराना हर मर्द के बस की बात नहीं है। दाऊद भी बेटे से किस कदर डरता है। डरता नहीं है, मोहब्बत करता है। उसे आजार से बचा रहा है। उसके नो उम्र जहन को उलझनों में घिरा नहीं छोड़ना चाहता। कैसी शानदार मोहब्बत है। ऐसे लोग जल्दी मोहब्बत नहीं करते। जब करते हैं तो जिस्म जान की तमाम शिद्दतें लगा देते हैं। वो खुद ही सोची थी, खुद ही तरदीद करती गई, यहाँ तक के दाऊद के कहने पर वापसी के लिए खड़ी हो गई। एक डेढ़ महीने में जिंदगी मामूल पर आ चुकी थी। 3 हफ्ते पहले जाजिब भी घर आ गया था। वो छुट्टियों की वजह से सिर्फ अकेडमी जाता, बाकी का वक्त अपने कमरे में गुजारता। जब जब वो कमरे से बाहर होता, आसफा तनाव में आ जाती। हालांकि वो अपनी बात पर कायम थी, यानी घर तरतीब और सलीके से चलाने के बावजूद जाजिब को ये बावर करवाती जैसे इन माँ बेटी का वजूद कहीं नहीं है। वो पहले की तरह दी वन एंड ओनली है। दाऊद भी उसके सामने बेहद मोहतात, खुश्क और लाताल्लुक रहते। नसीर की बेटी की शादी है, किसी सूरत अवॉइड नहीं किया जा सकता, इसलिए शाम 5 बजे तक तैयार रहना, हमने अटेंड करनी है। आसफा ने किचन में दाऊद की आवाज़ सुनी थी। जब से जाजिब घर आया था, आसफा ने अपनी बात निभाने के लिए फरी को लेकर खाना अलग से खाना शुरू कर दिया था, ताकि वो बाप बेटा पहले की तरह ही रहें। पापा, मेरा जाना ज़रूरी है मेरी जान, तभी तो तैयार रहने का कह रहा हूँ। टालने की कोई सूरत ना निकली। लफ्ज़ मेरी जान आसफा के दिल पर पड़ा। उसने दसियों बार दसियों लोगों के मुंह से मेरी जान सुना था, पर ऐसा पुर असर लहजा लफ्ज़ नहीं मानी बन गया। आहंग बढ़ता जा रहा था, कोई अपनी जान से ही मुखातिब है। वो बेअख्तियार खिड़की के पास आकर उन बाप बेटे को देखने लगी। क्या दाऊद कभी मुझे भी मेरी जान कहेंगे? बिल्कुल ऐसे जैसे जाजिब से कहा है। उफ, फिटे मुंह मेरा। अपनी उम्र मुझे नजर नहीं आती, जो कॉलेज जाती लड़कियों जैसी ख्वाहिशें पालकर बड़ी करने लगी हूँ। बैठी हूँ बुढ़ी घोड़ी लाल लगाम। मेरी उम्र में जान बना नहीं जाता, बच्चे जान होते हैं, जैसे जाजिब उनकी और परी मेरी। आसफा, दाऊद आज जाजिब के सामने उसे आवाज दे रहे थे। वो हैरत से संभल कर आहिस्ता रवि से किचन से बाहर निकली। नसीर साहब से मेरा बहुत करीबी और दरीना ताल्लुक है। इनकी मिसेज भी नौरीन की बेस्ट फ्रेंड थी। आज इनकी बेटी की शादी है, जाना जरूरी है, इसलिए तुम और फरी शाम 5 बजे तक तैयार रहना। इतनी गर्मी में शादी? आसफा को कोफ्त हुई दिल में इजहार किया। मुदस्सिर, शादी में शिरकत के लिए मेरा और जाजिब का कोई शलवार कमीज तैयार कर देना। ठीक है साहब, मैं बाजी से पूछकर तैयार कर दूंगा। मुदस्सिर की बात पर वो बाप बेटा कुछ ना बोले। अलबत्ता आसफा को याद आ गया कि शादी में पहनने के लिए उसके पास कोई मुनासिब सूट नहीं है। मैके की तरफ वाले 4-5 लॉन के सूट थे जो वो बार बार पहन रही थी। बरी वाले उसने खोलकर देखे और फिर बड़ी बहन से मुत्तफिक होते हुए फौरन अटैची केस बंद कर दिया था।
یہ شادی یقیناً داود کے ہم پلہ لوگوں کی تھی تو عامیانہ لباس پہن کر وہ اپنی اور داود کی انسلٹ کا سبب نہیں بن سکتی تھی۔ میرے پاس شادی میں پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہیں، کوئی بھی نیا ڈریس نہیں پڑا۔ شاہدہ بھابی اور مصباح باجی کے خریدے 7-8 پڑے ہیں، پر وہ آپ کے سرکل میں پہننے کے قابل نہیں ہیں، دل کڑا کر کے اس نے کہہ دیا۔ وہ جیسے ساری بات کی تہ تک پہنچ گئے۔ جازب کرسی دھکیل کر اٹھ رہا تھا، ڈرائیور کے ساتھ جا کر ریڈی ٹو ویئر لے آئے، لیکن مجھے اندازہ نہیں ہے کہاں سے اچھے ملیں گے، وہ بے بسی سے بولی۔ انداز ایسا تھا کہ میرا شادی میں شامل ہونا اہم نہیں ہے۔ اس خبیث عارف کو سب پتا تھا نورین کہاں سے شاپنگ کرتی تھی، ان کے انداز میں گہرا رنج تھا۔ مجھے معلوم ہے، میں لے جاؤں گا، جازب نے اپنے کمرے کا دروازہ بند کرنے سے پہلے کہا، اور پھر دروازہ بند ہو گیا۔ ان دونوں کی نظریں جس تیزی سے چار ہوئی اسی طرح سے جھک گئی۔ داود احمد نے وائلٹ نکال کر کیش اس کی طرف بڑھا دیا۔ یہ شاپنگ کے لیے مجھے جازب کے کمرے میں جا کر شکریہ کے بہانے بات چیت کرنی چاہیے۔ جتنا روڈ وہ نظر آتا ہے اتنا ہے نہیں۔ آصفا سر تھامے لاؤنج کے صوفے پر بیٹھی تھی۔ روزمرہ کے کاموں سے آج کی صورتحال نے دل اچاٹ کر رکھا تھا، اسی لیے رفت پر چھوڑ کر اطمینان سے پریشان کن سوچوں میں الجھ گئی۔ داود جا چکے تھے، انہیں اس پر مسلط نہیں ہونا چاہیے۔ جو طرز عمل داود نے اپنا رکھا ہے وہی ٹھیک ہے۔ اس کے کھانے پینے، اٹھنے بیٹھنے، کپڑوں جوتوں کا خیال رکھے جاتی ہوں۔ گزرتے وقت کے ساتھ کیا پتا وہ سیٹ ہو جائے۔ اگر نہ ہوا تو اس طرح لاتلکی قائم رہی تو سوال میک کی طرح دماغ میں گڑ گیا۔ یہ تو طے تھا وہ باپ بیٹا قلبی اور ظاہری دونوں طرح سے ایک دوسرے سے شدید جڑے ہوئے تھے۔ محبت تو مجھے بھی فری سے اسی طرح ہے، لیکن اس میں داود صاحب کی محبت کی گنجائش پتہ نہیں کیسے نکل آئی ہے۔ کس سے پوچھوں کہ اس میچور عمر میں ایک تلخ شادی شدہ زندگی گزارنے کے بعد بھی عورت کو محبت ہو سکتی ہے؟ سمجھ میں نہیں آتا مجھے کیوں کر یہ شخص اتنا اچھا لگنے لگا ہے۔ دل اس کی محبت و حلاوت کے لیے کیوں ہمکتا ہے؟ میں کوئی نو عمر لڑکی تو ہوں نہیں، پھر بھی اب تو فری اور خود سے شرم آنے لگی ہے کہ کیا کر رہی ہوں۔ یہ تو ضرورت کا رشتہ تھا، اس میں محبت و جذباتیت کہاں سے گھستی چلی آ رہی ہے؟ اس نے بے بسی سے کشن پر مٹھی بھینچنے کی کوشش کی۔ شاید اس لیے کہ میں نے فکر معاش میں پھنسے مرد کی طویل مدت ضلالت جھیلی ہے۔ مجھے لگتا ہے نا آسودہ مرد محبت میں بڑی جلدی مبتلا ہو جاتا ہے کہ مرد اور عورت کا تعلق دلداری پر محیط ہے۔ مشقت کرتا مرد محبت بھی جلدی کر لیتا ہے کہ کہیں تو دلداری کرے اور کروا سکے۔ ناصر مجھ سے زیادہ محبت اپنے باقی رشتوں سے کرتا تھا۔ اس سے لگتا تھا وہ بیوی سے محبت جتائے گا تو باقی رشتے اس سے محبت کم کر دیں گے یا چھوڑ جائیں گے۔ وہ کمزور تھا، ڈرتا تھا۔ داود علی اعلان کہتا تھا، میں میرٹ پر چلتا ہوں، مجھے سوائے اپنے بیٹے کے کسی کی ٹینشن نہیں۔ میرا بیٹا نو عمر ہے، اسے ابھی میری ضرورت ہے۔ جب داود جیسے معاشی خوشحال پختہ عمر اپنے آپ میں آسودہ مضبوط مرد محبت کرتے ہیں تو کیسا لگتا ہے؟ یقیناً وہ عورت بڑی خاص ہوتی ہوگی جس کے لیے ایسے مرد گرتے ہیں۔ اپنا شخصی غرور، مردانگی اور اطمینان کسی عورت کی خاطر چھوڑنا ایسے لوگوں کے لیے تو ناممکن ہی ہے، اور تم ناممکن کی چاہ میں مبتلا ہو چکی ہو آصفا بیگم، وہ بھی ادھیڑ عمری میں۔ ہائے، اس کہانی کا سب سے فضول پہلو یہ عمر ہی ہے۔ چلو جو بھی ہے، یہ تو معلوم ہوا محبت نو عمری میں بدلتے ہارمونز کا ہی کھیل نہیں، بلکہ 40 کی عمر میں بھی بدلتے ہارمونز اس مصیبت میں مبتلا کر سکتے ہیں، بلکہ اس شدت سے کہ نہ صرف یہ شخص پیارا ہے بلکہ اس کا بیٹا بھی جان سے عزیز ہونے لگا ہے۔ شاید اس لیے کہ وہ اس کی جان ہے۔ باپ کم تھا جو اب بیٹا بھی جان کا روگ بن رہا ہے۔ اف فری داود احمد جازب احمد دل کی جگہ تکون دھڑک رہی تھی۔ حق ہاں، یہ سارے ریڈی میڈ سوٹ تو یونیورسٹی جاتی لڑکیوں کے پہننے والے ہیں، میں نہیں پہن سکتی، بڈھی گھوڑی لال لگام والا حساب ہو جائے گا۔ ملک کے معروف برانڈ کے آؤٹ لیٹ میں اے سی کی کولنگ کے باوجود چولے نما سلی ہوئی قمیضوں کے دام اور سلائی دیکھ کر اسے پسینہ آ گیا۔ ساتھ والی برانڈ پر دیکھ لیتی ہوں، خود ہی فیصلہ کر کے وہ دوسرے معروف آؤٹ لیٹ میں داخل ہو گئی۔ سلے سلائے اس ادھر بھی پسند نہ آئے تو اس نے دھیمے رنگ کا سلائی کرنے والا سوٹ منتخب کر لیا۔ مردانہ ڈمے دیکھ کر اسے اندازہ ہوا کہ اوپر مردانہ کپڑے بھی موجود ہیں۔ اس نے شیشے کے دروازے کے پار کھڑی گاڑی میں دیکھا جازب سیٹ اسٹریچ کر کے پیر ڈیش بورڈ پر رکھے موبائل استعمال کر رہا تھا۔ لہجہ بھر کو ان کی نظر ملی، پھر وہ بالوں میں ہاتھ پھرتا باہر نکل آیا۔ آس پاس سیڑھیاں چڑھ کر اوپر آ گئی۔ ہلکی انگوری مردانہ شلوار قمیض اس کے دل میں اتر گئی۔ میم، یہ میرے بیٹے کے لیے ہے۔ وہ اب بغور سلائی چیک کر رہی تھی، پھر ناپ تصور کیا۔ ہر طرح سے تسلی کے بعد اس نے وہ بھی پیک کروا لیا۔ نیچے کیش کاؤنٹر پر قطار میں لگنے لگی تھی کہ آپ وہاں بیٹھے، میں پیمنٹ کرتا ہوں۔ جازب کے سنگل چیئر کی طرف اشارے سے وہ قدرے حیران ہو اٹھی، پھر ہینڈ بیگ سے رقم نکال کر اس کی طرف بڑھا دی۔ وہ خاموشی سے قطار میں کھڑا ہو گیا۔ آصفا کا دل اس کی اس مہربانی سے باغبان بن گیا۔ جا کر یہی کپڑے تیار کروں گی، اسے کہوں گی
वो ये वाला सूट पहने। तसव्वुर की आंख से उसे अपने खरीदे सूट में मलबूस देखकर वो बनाई ले रही थी जब ड्राइवर से कहकर वो एक चौक पर उतर गया। उसके देखते देखते उसी की उम्र का लड़का बाइक उसके पास लाया। वो पीछे बैठा और बाइक हवा हो गई। वो कहना चाहती थी, जाजिब बाइक पर ध्यान से बैठो, जाजिब अपने दोस्त से कहो स्पीड कम करे, जाजिब जा कहाँ रहे हो, पर वो जा चुका था। पीछे वो आयतल कुर्सी पढ़ पढ़ कर ड्राइवर से नजर बचाकर उसी सिमत फूंकती रही। मुदस्सिर, छोटे साहब का ये सूट तैयार करके रख दो, वो ये पहन कर जाएंगे। लेकिन बाजी, मैंने इनकी अलमारी से निकाल कर बादामी सूट इस्त्री कर दिया था, वो रहने दो, ये वाला कर दो। फिर उसने स्टोर से निकलवाई मशीन लाउंज में कारपेट पर रखी और सिलाई की महारत अपने सूट पर दिखाने लगी। वो ट्राउजर पर आखिरी सिलाई लगा रही थी जब वो बाप बेटा इकट्ठे लाउंज में दाखिल हुए थे। सिलाई मशीन चलने की आवाज और उसकी यकसोई ने इनकी आंखों में हैरत भरी थी। तैयार होकर फरी का हाथ पकड़कर जब वो लाउंज में आई तो जाजिब अपने कफलिंग सेट करते बाहर आ रहा था, लेकिन उसने सूट उसका खरीदा हुआ नहीं पहना था। आसफा का दिल बुझ गया। उसकी जगह लाइन में खड़े होकर जो उसने खुशी दी कहीं छुपी गई। ये शादी में हमारे साथ जा रही है। जाजिब अब फरी को देख रहा था। आसफा ठटक गई। ये शादी में पहनने वाले ड्रेस नहीं है, चेंज करें। वो आसफा को बगैर किसी लकब के मुखातिब कर रहा था। माँ सुनने की तो उसने उम्मीद ही ना रखी थी, पर पहले वाला तकल्लुम आंटी जारी ना रखने पर उसका दिल मजीद रंजीदा हुआ। फरी का ये सबसे अच्छा ड्रेस है। धीमा लहजा, आप इसके लिए शॉपिंग करके नहीं आई? अब दाऊद हैरत से पूछ रहे थे। फरी टुकर टुकर इन तीनों को देख रही थी। नहीं, वो बेहद महंगे थे। 8-10 हजार के बचकाना सूट लॉन स्टफ में खरीदना बेवकूफ़ी होती। दाऊद उसे देखकर रह गए। तो फिर इसे मासी के पास छोड़ जाएं। जाजिब घड़ी देखकर बोला, नहीं ले जाते हैं, ठीक ही लग रही है। दाऊद ने राय दी, जैसे आप लोगों की मर्जी। जाजिब ने हथियार डाल दिए। फरी, आप घर में रहो बेटा, मेरी बेटी रह लेगी ना? जी मम्मा। दाऊद ने एक दो बार इसरार किया, लेकिन आसफा ने जाजिब की बात को ही फौकियत दी। मैं शॉपिंग करने भी अकेली गई थी, वो रह लेगी, उसने दाऊद को तसल्ली दी। आप बच्ची के साथ रहिएगा, एक लम्हा भी दूर जाने की जरूरत नहीं। रिफत ने सर हिला दिया। जाजिब को ये बच्ची और उसका शोरगुल पसंद नहीं आएगा, अंदाजा था, पर उसे इतना चुभेगी ये मालूम नहीं था। वो ड्राइविंग करते गाहे बिगाहे डैशबोर्ड पर उंगलियां बजाते बेटे को देख रहे थे। फिर उसने हाथ बढ़ाकर स्टीरियो ऑन कर दिया। दिल गया तुमने लिया, हम क्या करें, जाने वाली चीज का गम क्या करें, पापा की कलेक्शन। वो मैडम नूर जहां की सुरीली आवाज सुनकर मुस्कुराया। तनखू है कब सुने वो दिल की बात, और भी बरहम के बरहम क्या करें। दिल गया तुम ले लिया, हम क्या करें, जाने वाली चीज का गम क्या करें। तकरीब वसी पैमाने पर थी, इसीलिए आसफा और दाऊद अहमद को मुबारकबाद भी उसी हिसाब से मिल रही थी। आसफा ने देखा जाजिब उनके पास से हट गया था। आसफा खुद दाऊद भी उसे बार बार मुबारक देते लोगों से बेजार लगे, लेकिन वो बड़े वकार से पेश आ रहे थे। ऐन वक्त पर आने की वजह से हम लोग शदीद नाराज थे, पर भाभी को मिलकर तबीयत खुश हो गई है। जाजिब नहीं आया। साड़ी में मलबूस खूबसूरत सी खातून और उनकी बेटी ने दाऊद और आसफा की मेज पर आकर कुर्सियां खींची और बैठ गईं। लड़की इशारा करके जाजिब को बुला चुकी थी, वो भी आकर बैठ गया। कितने दिन से मेरे मैसेजेस का जवाब नहीं दे रहे, ना कॉल सुन रहे हो। मेरा इरादा था घर आकर तुम्हारे कान खींचूं, बिजी था आपी। जाजिब शर्मिंदा हुआ। तुम्हें पता भी है आपी अब मेहमान है, फिर भी न घर का चक्कर लगाया न कॉल की। अब खातून भी जाजिब से मुखातिब थी। दाऊद बिल्कुल चुप थे। आसफा को अंदाजा हुआ कि कोई बहुत करीबी लोग हैं। मैं जल्दी चक्कर लगाऊंगा, आंटी को भी साथ लाना। दाऊद, अंकल के पास तो वक्त नहीं होगा, लड़की ने तंज किया। तो दाऊद भी गुफ्तगू में शामिल हो गए। आंटी आपने अच्छा किया, इकट्ठे 2 सूट लेकर टेलर को दिए होंगे, मुझे तो पता ही नहीं ये डिजाइन 2 शर्ट के कपड़े से बनता है। टेलर के बताने पर जब मैं दोबारा सेम ड्रेस लेने लगी तो पता चला आउट ऑफ स्टॉक हो चुका। मैंने ये एक ही शर्ट के कपड़े से खुद सिलाई किया है, आप मुझे दे देना, मैं कर दूंगी। टेलर ओवर कटिंग बहुत करते हैं, इसलिए कपड़ा ज्यादा मांगते हैं। खवातीन अलग तरह से कटाई करके सेम डिजाइन बना लेती हैं। आसमा ने झिझकते हुए सर पर प्योर का दुपट्टा वापस ओढ़कर लड़की को जवाब दिया, ये आपने खुद सिलाई किया है? वो माँ बेटी शॉक्ड थी। वो दाऊद और जाजिब के सामने शर्मिंदा होकर रह गई। नौरीन के घर भी सिलाई मशीन चलने लगी है। आसफा को औरत का तबसरा समझ में नहीं आया। स्टिचिंग मेरी हॉबी है, मुझे सिलाई करते सुकून मिलता है। कदरे ठहरे लहजे पर उन बाप बेटे ने उसे एक नज़र तो जरूर देखा था। सर, आपकी एक फैमिली फोटो तो होनी चाहिए। जाने कौन था जो इन्हें और आसफा को खड़े होने का कह रहा था। दाऊद ने इशारा करके जाजिद को भी खड़ा कर लिया। भाभी के करीब हो जाएं, आप ही की बीवी हैं, किसी हम उम्र ने चोट की। तुम अपनी गवर्नमेंट से छुपते फिर रहे हो, मुझे करीब करके कौन सी दुश्मनी लेनी है। वो दायां बाजू आसफा और बायां जाजिब के कंधे पर रखकर क्लोज हुए। हम एक ही चेहरे से उकता चुके, आपकी बात अलग है। इस बात पर आसफा ने दाऊद के अपने कंधे पर धरे बाजू में वाज़ेह टेंशन महसूस की। उसके बावजूद वो टेंशन ज़्यादा लम्स उसे सिमटने पर मजबूर कर रहा था। स्टेज से उतरते आसफा ने
फरी की हम उम्र बच्ची को बगौर देखा। इसे ले आती तो अब किसी के बच्चे यूं बगौर तो ना देखना पड़ते। इनकी आवाज धीमी पर लहजा जताता हुआ था। ऐसी बात नहीं, मैं बच्ची के सूट का डिजाइन देख रही थी। ऐसा ही फरी का सिलाई करूंगी। 5,000 में बन जाएगा, जो उन्होंने 15 में खरीदा होगा। वो उसे देखकर रह गए। वो हर लिहाज से नौरीन का उलट थी। आजकल वो मार्केट से कपड़ा लाकर ब्रांड ड्रेसेस के डिजाइन फरी के कपड़ों पर उतार रही थी। फरी किताब पकड़े सोफे पर पांव रखकर बैठी जोर जोर से एक ही लफ्ज का रटा मार रही थी। जाजिब ने सिलाई मशीन की चिक चिक जैसी आवाज और फरी की गलत तलफ्फुज को झुंझलाकर देखा। आसफा ने उसे आते देखकर फौरन ही मशीन रोक दी। खाना लगाऊं? चाहने के बावजूद आसफा से बेटा नहीं कहा गया। उसने नफी में सर हिलाकर खुश्क अंदाज में फरी के गलत बोले जाने वाले लफ्ज को दुरुस्त किया और अपने कमरे में चला गया। आसफा को खुशगवार हैरत हुई। वो गुस्से से ही सही पर फरी का अंग्रेजी तलफ़ुज़ दुरुस्त करने पर मजबूर हो गया था। खुद तो वो इतनी मगन थी, सुन ही ना पाई कि बच्ची क्या पढ़ रही है। हालांकि उसकी तालीम की खातिर, उसे आला तालीम दिलाकर पैरों पर खड़ा करने की खातिर ही तो दोबारा से जहर प्याला भरा था। जाजिब की करेक्शन की खुशी में उसने मशीन समेटी और अपने कमरे में आकर बेड पर लेट गई। आप तो आपका बेटा आपसे ज्यादा खुश्क है, तसव्वुर में दाऊद से मुखातिब होते उसे कंधे पर उनका गुरेज पा लम्स भी महसूस होने लगा तो कसमसाकर करवट बदल ली। नींद पहले ही इंतजार में थी। फरी ने माँ की गहरी नींद देखी तो होले होले बेड से नीचे उतर आई। फिर वो बेआवाज दरवाजा खोलकर एक और कमरे में दाखिल हो गई। जाजिब ने बुखार से अकड़े दर से दुहाई देते बदन को जरा सा मोड़कर रुख बदला। वो छोटे छोटे कदम उठाती एन उसके सामने बेड के साथ लगकर खड़ी हो गई। आप बाहर क्यों नहीं बैठ रहे? मैं उदास हो गई हूँ। चल झूठी, मैं उदास थी, बिलीव मी, पर मम्मा अब लाउंज में ही सिलाई करती रहती हैं, इसलिए तो मैं आई नहीं। वो नहीं आने देती ना। उसका अंदाज बेहद क्यूट था। कार्टून देख देख कर जुबान भी निखरती जा रही थी। अब वो अंग्रेजी के अल्फाज बेखबरी में बोलती थी कि घर में ही यही जुबान इस्तेमाल होती थी। तुम्हारी मम्मा के ट्रस्ट इश्यूज हैं, शायद इसीलिए मेरे रूम से मना करती हैं। ये ट्रस्ट इश्यूज क्या होते हैं? वो पूनिया झुलाकर पूछ रही थी। आज तो फ्रॉक भी बहुत अच्छी पहन रखी थी। बड़ी हो जाओगी तो खुद पता चल जाएगा। आप तो बड़े हो। लैला का बड़ा भाई भी आप जितना है, वो तो उसे सब बताता है। आप भी अभी बता दो। मैं तुम्हारा भाई नहीं हूँ, वो खुश्क अंदाज में बोला। मम्मा ने बताया आप मेरे भाई हो। वो अब छोटी छोटी हथेलियां उसके मैट्रेस के किनारे पर रखकर कभी ऊपर उठ रही थी तो कभी पाँव नीचे लगा लेती। वो उसके पुशअप्स जैसे खेल को देख के गया। ओह, ये क्या है? वो अब उसके सीने के पास पड़े फोटो फ्रेम को उठा चुकी थी। ये कौन आंटी है? ये मेरी मम्मा है। आपकी मम्मा कहाँ है? नहीं है। उसने होंठ भींचकर गले की गिल्टी हलक में उतारी। मेरे पापा नहीं हैं। वो सादगी से कह रही थी। जाजिब के अंदर वाज़े सर्द एहसास उतरा। तुम्हें अपने पापा याद आते हैं? वो चंद लम्हे उसकी बुखार ज़दा सुर्ख आंखें देखे गई, फिर नफी में सर हिला दिया। आपको अपनी मम्मा याद आती है? बहुत। उसकी आंखों में नमी छलकी तो फरी बेचैन होकर उसके बेड पर चढ़ गई। वो उसे टोकना चाहता था, पर वो बच्ची ऐसी जल्दबाज और मुतहरिक थी कि सोचने से पहले ही कोई फेल सर अंजाम दे जाती थी। उसने अपने नरम हाथ से उसकी आंखों की नमी साफ करना चाही। वो मुंह फेर गया। क्या करती हो? झंझलाहट सी तारी हुई। जाजिब भाई, आप मेरी मम्मा को अपनी मम्मा बना लो, फिर आपको अपनी मम्मा याद नहीं आएगी। मेरी मम्मा बहुत अच्छी हैं। वो बेअख्तियार लम्हे पर काबू पा चुका था। वैसे भी जिस उम्र में था, इसमें लड़के आंसू बहाने को तौहीन समझते हैं। अगर कोई इनके आंसू देख ले तो इन्हें बुरा भी फौरन लग जाता है। बेड से नीचे उतरो फौरन। उसने अपनी कमजोरी का गुस्सा उस पर निकाला और हाथ पकड़कर उसे नीचे उतारना चाहा। भाई, आपको तेज वाला बुखार हुआ है। वो अब उसके नरम से रुई भरे हाथ को छू रही थी। गेट लॉस्ट फ्रॉम माई रूम। तुम्हारी मम्मा ने देख लिया तो तुम्हें मार पड़ जाएगी। निकलो इधर से। उसने खासी बुलंद आवाज में तलखी से कहा तो वो डरकर भाग गई। सारी दोपहर तुम सोई नहीं हो? आसफा ने हैरत से देखा। वो अकेली कारपेट पर बैठी सांप सीढ़ी का खेल खेल रही थी। मुझे नींद नहीं आई। बेनियाजी थी। वो फ्रेश होकर बाहर निकली। रिफत, छोटे सांप ने खाना खाया? नहीं बाजी, वो तो कमरे से ही नहीं निकले। अच्छा, इतनी देर तो वो नहीं सोता। खुद कलामी की वो उसके सारे मामूलात जान चुकी थी। जाजी भाई सो नहीं रहे, इनको तेज वाला बुखार हुआ है। तुम्हें कैसे पता? मैं उनके पास गई थी तो उनको बहुत तेज बुखार हुआ था, तो बताना तो था। आप सो रही थी। परी ने कंधे उचकाए। वो तेज कदम उठाती दस्तक देकर अंदर इंतजार करके कमरे में दाखिल हुई। वो कंबल ओढ़े बेसुध पड़ा था। आसफा ने भाग कर पेशानी छुई, फिर जैसे उसके तोते उड़ गए। जाजिब, आंखें खोलो, वो उसे पुकारती जा रही थी। साथ ही कंबल उतार दिया। रिफत, जल्दी करो, खैरू बाबा और मुदस्सिर को बुलाओ। अब वो उसकी शर्ट के बटन खोल रही थी। उसने कसमसाकर शर्ट मुट्ठी में भींच ली, जैसे उसके सामने उतारना ना चाहता हो। मेरे बच्चे, टेम्परेचर नॉर्मल करने के लिए ये बहुत जरूरी है। हम अभी डॉक्टर के चलते हैं, तब तक मुझे फर्स्ट एड तो करने दो। उसने गुस्से से उसके हाथ अपने सीने से झटक डाले। खैरू बाबा और मुदस्सिर पहुंच चुके थे। मुदस्सिर,
ड्राइवर से कहो गाड़ी निकाले। खैरू बाबा, आपको मालूम है साहब किस डॉक्टर के पास जाते हैं? हाँ जी बेगम साहबा, डॉक्टर मुस्तफ़ा के पास जाते हैं। वो घर आ भी जाते हैं। आप साहब को कॉल कर ले। जाजिब की तबीयत संभल जाए फिर करूंगी, अभी मेरे साथ चलो। मैंने पैनाडोल खाई है, ठीक हो जाऊंगा, मुझे कहीं नहीं जाना। मजबूरन उसे दाऊद अहमद को कॉल करनी पड़ी थी। अस्पताल पहुंचते ही जाजिब को ड्रिप लगा दी गई। बुखार ऐसा था कि टूटने में ना आ रहा था। मगरिब के बाद दर्जा हरारत नीचे आया तो आसफा को सुकून हुआ। उसने ठंडी पट्टियां साइड पर रखी और बेदम होकर कुर्सी की पुश्त से टेक लगा ली। खैरू बाबा, वो नहीफ आवाज में खैरू बाबा को पुकार रहा था। फरीब भी उसके पास चली आई। आसफा ने भी अपना सर उसके चेहरे के पास झुकाकर पूछा, क्या कहना है खैरू बाबा से? सर दबवाना है, बहुत दर्द है। खैरू बाबा माँ से अच्छा दबाएगा। बेटा, मेरे साथ ऐसा ना करो। क्या माँ बस एक ही होती है? मुझे भी अपनी माँ होने का एहसास बख्श दो। मैंने बहुत दुख देखे हैं, बेटे की खुशी दे दो। उसकी नस नस से ममता के सोते फूट रहे थे। उसकी हर आती जाती सांस सामने लेटे बच्चे के बाप की मोहब्बत में डूब चुकी थी। अब उसे अपने शौहर से इस उम्र में मोहब्बत होने पर शर्मिंदगी भी ना थी। उसकी ममता के जज्बे से भरपूर उंगलियां जाजिब दाऊद अहमद का सर दबाती रहीं, किनोला लगा हाथ सहलाती रहीं। वो 9 उम्र लड़का बेखबर सोता रहा। रात के 2:30 बजे 3 दिन का विजिट छोड़कर दूसरे शहर से दाऊद अहमद अस्पताल पहुंचे तो फरी बेड पर सो रही थी। आसिफ जाजिब के बेड के पास रखी कुर्सी पर बैठी थी। कैसी तबीयत? आसफा ने इनके बोलने से पहले लबों पर उंगली रखकर खामोश का इशारा दिया, फिर होले से उठकर दरवाजा खोलकर इन्हें लिए बाहर आ गई। अब बहुत बेहतर है। डॉक्टर मुस्तफ़ा 3 बार चेक करके अब घर चले गए हैं। साथ ही मुझे कहा है जब चाहे इन्हें कॉल कर लो। इतना बुखार हो कैसे गया? वो तशवीश से पूछ रहे थे। इनकी बॉडी लैंग्वेज से लेकर आंखों तक से बेटे की वजह से इस्तराब झलक रहा था। आप परेशान ना हो, वो सुबह तक बिल्कुल ठीक हो जाएगा। उसने बेसाख्ता उनके हाथ पर हाथ रखकर परेशानी बटानी चाहिए तो वो सर हिलाकर अंदर की तरफ बढ़ गए। तुम घर चली जाओ, मैं जाजिब के पास हूँ। नहीं, आप चले जाएं। तवील सफर से थके हुए आए हैं, मैं इधर ही हूँ। फिर जैसे खामोशी से वो दोनों ही जाजिब के पास रुक गए थे। 24 घंटे बाद इन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया, लेकिन आसफा ने घर भी फौजी अस्पताल बना डाला। जाजिब के खाने पीने से लेकर दवा तक डॉक्टर के बताए वक्त से लम्हा भर इधर से उधर न होने देती। आसफा की इस दर्जा जिम्मेदारी को देखते हुए दाऊद अगले ही दिन दफ्तर चले गए, लेकिन जाजिब की जिम्मेदारी करने वालों का तांता बंधा रहा। देख लिया साहब जी, बेगम साहिबा ने आपकी सारी जिम्मेदारी बांट ली है। घर घर लगने लगा है। खैरू बाबा की बात पर वो फीका सा मुस्कुरा दिए कि बात तो ठीक थी। आपकी तबीयत ठीक है? आप इस वक्त भी टहल रहे हैं? खैरू बाबा ने अपनी घड़ी देखी। रात के 11 होने वाले थे। इस घर के मकीन ईशा पढ़कर बत्तियां बंद कर देते थे। 12 बजे जाजिब को दवा खिलानी है, इसलिए जाग रहा हूँ। गर्मी शदीद थी। वो कुछ ठंडा पीने की गर्ज से किचन की तरफ आए थे कि इस वक्त सारे मुलाजिम अपने ठिकानों पर होते थे। अपने काम खुद करना पड़ते थे। आगे आसफा खड़ी थी। तुमने तो कहा था कि सोने लगी हो, मैं जाजिब का ख्याल रखूं। जी, इरादा तो यही था कि नींद पूरी कर लूं। 2-3 दिन से जाजिब की तबीयत की वजह से बेचैनी ही रही है। साथ साथ वो हाथ में पकड़ी बोतल का ढक्कन खोलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन नींद नहीं आई। जाजिब को 12 बजे दवा देने वाली बात जहन से ही नहीं निकली। तो फिर मैंने सोचा दवा खिलाकर नींद आएगी। अब वो टिश्यू पेपर बोतल के ढक्कन पर रखकर खोलने की कोशिश कर रही थी। उसकी नाकाम कोशिश पर उनकी झुंझलाहट बढ़ती जा रही थी। ये मुझे क्यों नहीं कह देती? जाजिब की मेडिसिन के लिए मैं जाग ही रहा था। साथ ही उन्होंने आगे बढ़कर उसके हाथ से बोतल झपट कर झटके से ढक्कन लूज करके वापस उसे थमाई और लंबे लंबे डग भरते किचन से निकलते चले गए। आसफा ने दम बखुद होकर पहले बोतल देखी, फिर उनका अंदाज सोचा और फिर बेअख्तियार उनके लम्स भरी बोतल की गर्दन चूम ली। ये मुझे होता क्या जा रहा है? पागलों जैसी हरकतें करने लगी हूँ। वो ढक्कन खोलकर उसके अंदर जमी बर्फ देख रही थी, जिसकी वो एक झटके में तोड़कर ढक्कन खोल गए थे। वो एतवार की गर्म शाम थी। दाऊद अहमद अपने कमरे से निकले तो खैरू बाबा के क्वार्टर के साथ वाला ड्राइंग रूम इन्हें आबाद नजर आया। बालों में हाथ फेर कर रफ हुलिये में वो इसी तरफ बढ़ गए। जाजिब समेत 5 लड़कों ने इन्हें खड़े होकर बाजमात सलाम किया। जाजिब की तबीयत पूछने आए हैं अंकल? अच्छी बात है, तो अब फिर खाना खाकर ही जा सकते हो। नहीं अंकल, हम तो जाजिब को साथ लेकर जाने का प्लान कर रहे हैं। जो भी अला बला खाई है जाजिब ऑर्डर कर ले। कम से कम अभी 2-4 दिन इसे घर से निकलने की बिल्कुल इजाजत नहीं। वो खड़े खड़े बात कर रहे थे। अंकल बैठे ना प्लीज। इससे पहले कि वो बैठते फरीद दौड़ते भागते अंदर पहुंची। लॉन की गीली मट्टी से लिथड़े उसके जूते कारपेट पर जूता छापते हुए जाजिब तक पहुंचे। फिर उनके देखते देखते वो बच्ची जाजिब से लिपटी, उसका गाल चूमा और बेतरतीब गुलदस्ता नुमा फूल उसकी तरफ बढ़ा दिए। गेट वेल सुन जाजिब भाई। वो हलक दबाकर थूक निकलते इस मंजर को देख रहे थे। बच्ची की जसारत ने इन्हें जो शौक किया सो किया। असल हैरत तो अपने बेटे पर हुई, जिसने
इस कमजोर सी बच्ची को बाजू के हल्के में ले लिया था। उनके हिसाब से तो उल्टे हाथ का थप्पड़ आना था उस पर। माशा का बेर जब सिक हुआ तो माशा ने ऐसा बुके बनाकर उसे दिया था। फरी अब जाजिब को बुके का बता रही थी। जाजी, ये कौन है? बहन है मेरी। वो चढ़ते असाब के साथ बाहर निकल आए। डोड, ऐसे कैसे बहन? तुम्हारी मामा की जब डेथ हुई तुम इकलौते थे, मामा फौत हो गई तो बहन कैसे? बाप तो जिंदा है। फरी, तुम जाओ। इन्हें जाजिब की आवाज सुनाई दी। वो वहीं थम गए। मैं नहीं मानता यार। क्यों? तुझे मेरे बाप की सलाहियतों पर शक है? जाजिब के इस दर्जा बोल्ड जवाब ने इन्हें कस्बे की मैट्रिक की क्लास में पहुंचा दिया। इनके पैरों से बगोले लिपटे पलक झपकते में वो अपने कमरे में थे ताकि मजीद गुफ्तगू उनके कानों में ना पड़े। इन्हें यकीन था दूसरी शादी का जिक्र हो रहा होगा। जाजिब के साथ बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ। मुझे ये स्टेप लेना ही नहीं चाहिए था। मैंने खुद जाजिब को इश्तियाक वाली पोजीशन पर धकेला है। नौकर चाकर मालकों की मौजूदगी में भी करप्शन क्या ही करते हैं। मेरे घर हो गई तो कौन सी कयामत आ गई थी। नौरीन के बाद खुद पर बंद बांधने में तो सीख ही चुका था। अब भी आसपास से मेरा ऐसा कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन इस सारी नफ्स कशी के बाद भी जाजिब के लिए तो ये हकीकत है कि उसके बाप ने शादी कर रखी है। उन्होंने अपने सर के बाल मुट्ठियों में जकड़े। जब ये हकीकत बदल ही नहीं सकती तो बेहतर नहीं है आसफा को अपना लिया जाए, अपने खौफ से निकला जाए। पिछले कई रोज से उसके इर्द गिर्द मौजूदगी इन्हें डिस्टर्ब करने लगी थी। उसके खालिस बीवियों वाले अंदाज उनके अंदर इस्तेहकाक जगा रहे थे। उसका खलूस और नौरीन से यकसर उलट तबीयत इस नई फितरत को दरियाफ्त करने पर उकसाने लगे थे। अपने एहसासात इन्हें खुद को जाजिब का मुजरिम बनाने पर तुले थे। अगर उन्होंने जिंदगी के 50 रंग ना देख रखे होते तो तबीयत की चिड़चिड़ाहट के बाइस अब तक कई चीजें तोड़ देते। खुद पर कंट्रोल पर इन्हें नाज था, पर दफ्तर अमला उनकी चिड़चिड़ाहट भुगत रहा था। इन्हें अच्छी तरह खबर थी। दफ्तर में अपनी बेजा सख्ती का ख्याल आते ही वो मजीद बेचैन होकर सिगरेट सुलगाकर एसी रूम से बाहर निकल आए। सिगरेट फूंकते आदतन नीचे झांका तो वो सामने ही हाथ उठाकर बालों का जूड़ा बांध रही थी। उन्होंने नजर ना फेरी, बल्कि पहली बार वो बगौर और दानस्सा उसका जायजा लेने लगे। लेमन ग्रीन नफीस सूट जेबेतन था। सुपर मॉडल्स जैसा छरीरा बदन, नमकीन रंगत जो उनके घर आकर दमकने लगी थी। वो पुरकशिश औरत थी, इतनी पुरकशिश के इन्हें मुतवज्जो कर रही थी। मुझे कम से कम भी 50 साला खातून से शादी करनी चाहिए थी। आसफा से तो हरगिज नहीं होनी चाहिए थी। ये तो अपनी उम्र से भी कम दिखती है। और अगर मैं अपने एहसास से मजबूर होकर इसे अपने कमरे में ले आता हूँ तो खुदा न खास्ता पोता खिलाने की उम्र में अपना बच्चा भी पालना पड़ सकता है। जाजिब तब तो यकीनन पक्का पक्का घर छोड़ देगा। किसी की बच्ची को बहन कह देना आसान है, लेकिन अपने बाप की बुढ़ापे की औलाद को बिला झिझक कबूल करना बहुत मुश्किल है। जिसको देख लो औरतों के मसाइल पर बोल रहा है। ये सारी जोंकनुमा एनजीओज भी औरत से आगे नहीं जाती। मर्द क्या इंसान नहीं है या हमारे मसाइल नहीं है? मुझ जैसे जाने कितने मर्द इन्हीं हालात से दो चार हैं और मजबूर भी इतने कि अख्तियार होते हुए भी फैसला नहीं कर सकते। लानत है भाई हमारी मर्दानगी पर। उन्होंने खुद को कोसकर सिगरेट नीचे फेंक कर यूं मसली गोया मसाइल को जूते तले मसल रहे हों। जनाब दाऊद साहब, अपने आपको मजबूर मजलूम जनानी समझो और चुपचाप जैसी गुजरती है गुजारो। अच्छे मर्द नजरें झुकाकर रखते हैं जैसे शुरू से रखते आ रहे हो। इन्हें अपनी शख्सी वजाहत और फिटनेस का अंदाजा था, लेकिन अपने चाम की असल खबर तो नौरीन के बाद हुई, जब अपने ही दफ्तर और फील्ड से कमारी कम उम्र हम उम्र मेचोर गर्ल्स हर तरह की खवातीन इन्हें अदाएं दिखाकर मुतवज्जो करने लगी। इन्हें इनके सर्कल के जरिए शादी के लिए अप्रोच किया जाने लगा। इन्हें मालूम था आजकल सेटल्ड मर्द की बड़ी डिमांड है। इनके पास शख्सियत और माली आसूदगी दोनों थी तो ऑफर्स आना गैर मामूली बात हरगिज ना थी। हालात ने आसफा को उनकी जिंदगी में शामिल किया तो अब मखसूस सर्कल आसफा से रश्क व हसद में मुब्तला था। वो तो खुद घरेलू औरत थी, वरना बेवजह बेचैन हो सकती थी। आसफा बेगम, दुनिया देख रखी है इंसान के, इन अनगिनत रंग देखता हूँ, इसलिए तुम्हारी वारफतगी का रंग भी पहचानता हूँ, लेकिन मुझे कोई हक नहीं तुम्हारे साथ अच्छा वक्त गुजारूं और तुम्हें कायनात के आफाकी रिश्ते से महरूम रखूं। जी, मर्द मजबूर नहीं होते, ये मर्दों का माशरा है, वगैरह वगैरह। लबों पर आती खालिस पंजाबी गाली उन्होंने दांतों तले कुचल कर दीवार को ठोकर मारी। आसफा मामी, आप अब भी डाइजेस्ट पढ़ती हैं? मनाहिल शाम की अखबार के साथ पड़े इस महीने के खवातीन शुआ और किरण के शुमारे देख रही थी। खानदान में सबसे पहले तुम्हारी मम्मा ने पढ़ना शुरू किए थे। मिसबा बाजी की वजह से मुझे मुताले की आदत लगी। मम्मा ने तो हमारी होश से पहले ही पढ़ना छोड़ दिया। किताबें पढ़ने वाली माओं को देखकर कितना अच्छा लगता है। मिसबा से बेटी की हसरत देखी न गई तो कदरे जताकर बोली, आसफा ने भी तो छोड़ दिए थे। अब जा बजा किताबें रिसाले यूं डाल रखे हैं जैसे प्रोफेसर ही हो ये। बाजी,
میں نے تو شادی کے بعد پڑھنا چھوڑا تھا کیونکہ ان لوگوں کو ناول رسالے پڑھنے والی لڑکیاں خراب لگتی تھیں۔ بعد میں بھی خریدنے کے لیے پیسے نہیں ہوتے تھے، اس نے مدھم لہجے میں وضاحت دی۔ چلو یہاں تو خوب پیسے ہیں، کوئی روکنے ٹوکنے والا بھی نہیں، بھلے رسالے منگاؤ یا مثالیں۔ مصباح کے جل کر کہنے پر مناہل نے ماں کا ہاتھ دبایا کہ انہی کے گھر میں بیٹھ کر انہی کو سنا رہی ہو۔ یونیفارم بدل کر پھپھو اور مناہل کے پاس بیٹھنے کے لیے آتے جاذب نے مناہل کی حرکت دیکھ لی۔ آپ کو تو پتا ہے باجی، مجھے کھانا بنانا بھی کتنا پسند ہے، اس لیے مثالیں بھی منگواتی ہی رہتی ہوں۔ آپ کو یاد ہے ابا جی بھی میرے اس شوق کے لیے رنگ رنگ کے مثالیں لایا کرتے تھے، بس نہیں پسند تھا تو پڑھنا ہی پسند نہیں تھا۔ اتنی منتیں کی تھی ہاسٹل بھیج دیں، پر کہاں جی، وہ گزرا وقت یاد کر کے ہنس رہی تھی، حالانکہ پہلے روتی تھی۔ اسی مصباح سے گلے کیا کرتی تھی کہ ابا جی اور قیوم بھائی نے ڈھنگ سے پڑھنے بھی نہ دیا، پڑھنے دیتے تو کسی اچھے مقام پر اپنے پیروں پر کھڑی ہوتی، فریحہ اور بھائیوں کی محتاجی نہ ہوتی۔ تب مصباح اس سے ہمدردی کیا کرتی تھی، آج وہ بھاونج تھی تو اچھے حال میں دیکھ کر خواہ غصہ آ رہا تھا۔ انسان بھی عجب غرب دھندا ہے، کسی کے غم میں غمگین ہو جاتا ہے پر کسی کی خوشی میں بمشکل خوش ہوتا ہے۔ مصباح اسی سٹیج سے گزر رہی تھی۔ قیوم ماموں بتاتے ہیں جب آپ کی تعلیم چھڑائی آپ بہت روتی تھی، کھانا تک چھوڑ دیا تھا۔ بالکل، پھر بھی کسی پر اثر نہیں ہوا تھا۔ آج کل تم لوگ کے باپ تو جان دینے پر اتر آتے ہیں، ہمارے وقتوں میں باپ جان نکالنے پر یقین رکھتے تھے۔ لاؤنج میں داخل ہوتے داود احمد نے بڑی وضاحت سے اس کی بات سنی اور طنز کھوجنا چاہا کہ وہ ان پر طنز نہیں کر رہی۔ ان سب سے بے نیاز فری LED کے بالکل پاس صوفے کے اوپر کھڑی ہو کر اپنے پسندیدہ کارٹون دیکھ رہی تھی۔ جب کارٹون کردار گول گول گھوما تو وہ بھی صوفے پر گھومنے کی کوشش کرنے لگی۔ کارنر ٹیبل پر لمبا پتلا اور نازک سا شیشے کا گلدان اس کا ہاتھ لگنے سے چناک سے نیچے گرا اور درمیان سے قلم کی طرح ٹوٹ گیا۔ سارے اس کی طرف متوجہ ہوئے تو سہم کر اس نے وہی حرکت کی جو بچے کیا کرتے ہیں، فوراً کانچ پکڑنا چاہا تھا۔ جاذب نے بھاگ کر اسے اٹھا کر صوفے پر کھڑا کر دیا۔ وہ کنفیوز اور شرمندہ سی اپنی انگلیاں مروڑ رہی تھی۔ آصفہ نے ڈانٹنے کا ارادہ ترک کر دیا۔ مدثر، یہ کانچ سمیٹ لو اور رفعت کو میرے پاس کچن میں بھیجو، کھانا لگانا ہے۔ جی باجی۔ مصباح نے نقصان ہونے پر بھی سب کو خاموش دیکھا تو اسے مزید برا لگا۔ یہ لڑکی کسی آفت سے کم نہیں ہے، نچلا بیٹھنا نہیں آتا، خدا جانے کیا کھاتی ہے، ہر وقت سپرنگ بنی پھرتی ہے۔ ہاجرہ اس کی صحیح والی طبیعت درست کر کے رکھتی تھی۔ ادھر آ میرے پاس۔ بچی شرمندہ چہرے کے ساتھ ان کے صوفے کے نزدیک آ گئی۔ کیوں توڑا؟ وہ ڈپٹ کر پوچھنے لگی۔ پھپھو، اس نے جان بوجھ کر نہیں توڑا، جاذب سے رہا نہ گیا۔ جانے دے باجی، کوئی خاص نہیں تھا۔ داود نے بھی حمایت کی۔ تو جو چیزیں خاص نہیں لگ رہی اس لڑکی سے توڑوانی ہیں؟ میں تو آصفہ کے رنگ ڈھنگ دیکھ کر حیران ہوں، کیا چیز بنی پھر رہی ہے، کپڑے جوتے اور انداز دیکھو ذرا، حالانکہ اس کے ہونٹوں سے پپڑی نہ اترتی تھی، جیسے حالوں میں تھی، اب مالکن بنی پھر رہی ہے، اپنی بیٹی سے نقصان الگ کروا رہی ہے۔ مجال ہے اس افلاطون لڑکی کو اف بھی کہا ہو۔ داود، تم اسے فری ہینڈ دے کر اچھا نہیں کر رہے، ہمارے سامنے یہ حال ہے، بعد میں تو جانے کیا کیا اجاڑے ڈلواتی ہوگی۔ جاذب نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ داود چپ چاپ بہن کی گفتگو سن رہے تھے، لیکن تاثرات ایسے تھے جیسے انسنی کر رہے ہوں۔ مما پلیز چپ کر، تو پلیز کی لگتی نہ ہو تو۔ میرے بھائی کا گھر ہے، محنت سے کماتا ہے، ایسے کیسے کسی کے بچے توڑ پھوڑ کرتے برداشت نہیں ہوتے۔ وہ بڑے تلخی سے فریحہ کو کسی کا بچہ کہہ رہی تھیں۔ میں دیکھ رہی ہوں ان باپ بیٹے کو ہمدردی کا بخار زیادہ ہی سر کو چڑھ چکا ہے۔ اسکول کی فیس کتنی دے رہے ہو فری کی؟ اس سے پہلے داود کچھ بتاتے وہ اگلی بات پر پہنچ چکی تھیں۔ ہاجرہ ٹھیک کہتی تھی، ان بہنوں کا تو ہاتھ ہی بڑا کھلا ہے، بالکل چاچی مرحومہ پر گئی ہیں۔ تو دیکھ سوچ کر خرچ کیا کر، نورین والا ہاتھ رکھنے کی ضرورت نہیں، وہ بہشتاً خود کماتی تھی۔ جاذب کو لگا اب اس کا باپ اپنی بہن کو بتائے گا کہ وہ حد درجہ کفایت شعار اور خوددار عورت ہے، اپنے اور اپنی بیٹی کے زیادہ کام خود کرتی ہے، کپڑے خود سلائی کرتی ہے، اسکول بھی عام سا ہے اور ٹیوشن پر بھی نہیں بھیجتی۔ اس کی نورین کی طرح سیلری نہیں آتی تو نورین کی طرح خرچیلی بھی نہیں ہے، کفایت شعار سے کچھ آگے کا لیول ہی ہوگا۔ پر اس کا باپ ایک لفظ نہ بولا، یہاں تک کہ وہ ڈائننگ روم میں آ گئے۔ مناہل کی شادی کی ڈیٹ فکس کرنی ہے داود، تم نے ہر حال میں آنا ہے۔ ٹھیک ہے باجی، ٹھیک ہے نہیں، لازمی آنا ہے، بیگانے لوگ ہیں، حق مہر شرائط پہلے ہی ڈسکس کرنی ہے، اس لیے تیرا بیچ میں ہونا بہت ضروری ہے، تبھی تو خود کہنے آئی ہوں۔ میں سمجھتا ہوں باجی، اس لیے آپ پریشان نہ ہوں۔ ماموں، آپ مامی کو بھی لائیے گا، جاذب کا تو کہنے کی ضرورت ہی نہیں، اور ہاں مما کی باتوں کو سیریس لینے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ ماموں، آپ کو تو مما کا پتہ ہے، مناہل منہ بسور کر کہہ رہی تھی۔ داود احمد نے مسکرا کر شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ میں کسی سے کیا گلہ کروں، میری اپنی اولاد میرے خلاف ہے، مصباح اونچا اونچا بڑبڑائی۔ خدا خدا کر کے شمال سے آنے والی ہواؤں نے گرمی کا خاتمہ شروع کیا تھا تو بدلتے موسم
के सबब हर सू उदासी बिखरी महसूस होती थी। वो तीनों अपने अपने दायरे में रूटीन की जिंदगी जी रहे थे। फरी इस जाम्द माहौल में मुतहरिक सियारा थी। आज वो लोग मनाहिल की शादी की तारीख तय की तकरीब में शरीक होने जा रहे थे, इसीलिए जिंदगी पर तारी जमूद टूटा सा लग रहा था। जाजिब, स्टडीज कैसी जा रही हैं? A1। आप लोगों के शहर में लाहौर से सर यासिर आए हैं। ए लेवल को इनसे ज्यादा शानदार ट्यूशन कोई नहीं पढ़ा सकता, विजिट कर लो। उबैद भाई, मुझे फिलहाल किसी ट्यूशन की जरूरत नहीं है, जब हुई तो जरूर उनसे मिल लूंगा। बात करते उसने देखा आसफा कप इकट्ठे कर रही थी। पहले वो चाय बनाकर भी लाई थी। दाऊद के दिए फ्री हैंड ने उसे बहुत पुरइत्माद कर दिया था। उसकी दबी हुई शख्सियत निखर कर सामने आई थी। पर सुबह से तो उसने नोट किया, खानदान की खवातीन के सामने वो दब जाती थी, जैसे दाऊद से शादी नहीं गुनाह कर चुकी हो। आसफा, ये कप भी ले लो। मिसबा ने चाय का आखिरी घूंट भरा। मनाहिल के ससुराल को रुखसत करने के बाद वो सब अब इजी और ढीले ढाले मूड में आ चुके थे। आसफा, किचन में जा रही हो तो कयूम के लिए तेज पत्ती की चाय बना देना। उन्होंने काम वाली के हाथ की पी नहीं, कह रहे थे चाय गम गर्म पानी ज्यादा लग रहा है। हाजरा ने इड़ी वाला जूता उतार कर पैर सोफे पर रखे और आसफा को काम बताया। मनाहिल खानदान की सबसे बड़ी लड़की थी। पहली शादी की वजह से तारीख करने भी खासी तकरीब मुनक्किद की गई थी। हाजरा और कयूम भी मद्दू थे। आंटी, मेरा ख्याल है मेरी मम्मा भी गेस्ट मेहमान ही हैं और थक भी चुकी हैं। आसफा साकित हुई थी। आपकी हाउस हेल्प कम है तो ज्यादा लोगों को ना बुलाते। वो हद दर्जा संजीदा था। अब दाऊद भी मुतवज्जो हुए थे, लेकिन उसकी बात सवाए आसफा के किसी को समझ में ना आई। वो आंखों में आए आंसू तेजी से अंदर उतारने की कोशिश करने लगी। मुझे समझ में नहीं आया जाजिब, क्या कह रहे हो? मिसबा ने पूछ ही डाला। फुफो, मैं कह रहा हूँ मेरी माँ शायद निचले दर्जे की मेहमान है या थकती नहीं है, जो हाउस हेल्प के बजाय इनको काम पर लगाया है। कौन माँ? मिसबा अब हैरान थी। क्या हो गया है फुफो? आपके सामने ही तो खड़ी हैं। मिसबा ने सामने खड़ी आसफा को देखा, जिसका जब्त कमाल अरूज पर था। हालांकि इस वक्त उसका दिल कर रहा था सद्दे में गिर जाए। दाऊद ने अब बगौर बेटे को देखा। जवाबन जाजिब ने इन्हीं से भी दुगना इत्तमाद उनकी आंखों में झांका था। शुक्रिया बेटा। आसफा गाड़ी की दाएं विंडो के साथ बैठी थी। दाऊद ड्राइव कर रहे थे। जाजिब पैसेंजर सीट पर था। एन उसके पीछे सारे दिन की थकी फरी सो रही थी। शाम तेजी से रात के गले लग रही थी। इनका वापसी का सफर शुरू था। किस बात का शुक्रिया? आपके लिए स्टैंड लेने का? उसने पलट कर देखा। नहीं, माँ कहने का। वो फूट फूट कर रो दी। 14 साल उसने मुशक्कत काटी, उसे किसी ने मोतबर ना किया, लेकिन अगली सीट पर बैठे 9 उम्र लड़के ने 4 महीने में उसे मोतबर कर दिया था। माँ को मेरे ख्याल में माँ ही कहते हैं। वो उसके रोने पर फीका सा मुस्कुराया। तो तुमने तस्लीम कर लिया? दाऊद अहमद को खुद भी मालूम नहीं था। उनकी आवाज सरसराती हुई सी थी। पापा, आपको क्यों लगता है कि मैं तस्लीम नहीं करूंगा? वो अब संजीदगी से बाप को देख रहा था। दाऊद ने गाड़ी कच्चे में उतार ली। शीशे नीचे करके उनकी तकलीफ में वो दोनों भी बाहर आ गए। नहर किनारे चाय का ढाबा खुला था। उसकी कुर्सियों पर विराजमान होकर बात आगे बढ़ाई। क्योंकि मैं जानता हूँ जवान औलाद के लिए अपनी सगी माँ को बाप की बीवी मानना नॉर्मल है, लेकिन बाप की दूसरी बीवी को माँ और बाप की बीवी समझना बेहद मुश्किल है। ऐसा नहीं है पापा? ऐसा ही है। मैं तुम्हारी उम्र में ही इस हकीकत को पा गया था। मैं पूरा किस्सा सुनाता हूँ। उन्होंने वास्किट की जेब में उल्टा सीधा हाथ मारकर टिश्यू निकालकर आंखों की नमी पहुंचना चाही। इश्तियाक मेरा हम उम्र हमसाया और हम जमात भी था। हम 10वीं जमात में थे कि इश्तियाक की अम्मी फौत हो गई। इश्तियाक सबसे बड़ा और उससे छोटे 4 बहन भाई मजीद थे। उसके बाप ने बीवी की वफात के 3 महीने बाद शादी कर ली। इश्तियाक डायरेक्ट बाप से कह नहीं पाया, लेकिन उसने अपने हर अंदाज से जाहिर किया कि वो बाप की शादी करने के खिलाफ है, पर उसके एहसास समझने वाला कोई ना था। यहाँ तक कि घर से भागने की कोशिश भी की, पर पकड़ा गया। हम सब भी उसका मजाक बनाया करते थे कि तेरे बाप की जवानी खत्म नहीं हो रही, बाप से ज्यादा लड़का बना फिरता है। इस पर सितम ये कि चची बतूल की जगह लेने वाली चची हरगिज ना थी, वो जवान खातून थी, हर वक्त सिंगार किए रखती। और तो और चचा यूनुस ने भी मूछों तक को खजाब लगाना शुरू कर दिया था। गांव में हम लड़कों के पास चचा यूनुस के तौर अतवार नोट करते रहने की तफरी आ गई। हम चचा को जज करते और फिर इश्तियाक को टीज करते। आसफा और जाजिब दम बखुद सुन रहे थे। दाऊद अहमद मुकम्मल माजी में उतर चुके थे। एक दिन ऐसी ही कोई घटिया बात करके मैं उसे टीज कर रहा था कि उसने मुझे मारना शुरू कर दिया। हमारी लड़ाई पर बाकी लड़कों ने शर्तें लगानी शुरू कर दी। इश्तियाक के अंदरूनी लावे ने उसकी ताकत दुगना कर दी थी। वो मुझे जान से मार देता अगर सऊद भाई ना आ जाते। भाईजान को देखकर बाकी लड़के भाग गए। मेरी हालत देखकर भाई ने उसे डांटा तो उसने वही बात बता दी जो मैंने उसे कही थी। भाईजान का उल्टे हाथ का थप्पड़ मुझे आज भी याद है, जो उन्होंने मुझे मारा था। वो अपने दाएं जबड़े पर हाथ फेरते गोया
خواب میں بول رہے تھے۔ بھائی جان کی بدولت اس شام میری اور اشتیاق کی دوستی ہوئی تھی۔ بھائی جان نے تب ہمیں سمجھایا تھا، شادی مذاق بنانے والا تعلق نہیں ہے، شادی سے بننے والا تعلق عبادت جیسا ہے۔ اس رشتے کی پاکیزگی کی گواہی تمام مقدس کتابیں دیتی ہیں، اور یہ کہ ہم جب میچور عمر میں پہنچیں گے خود ہی سمجھ جائیں گے۔ ابھی ہماری عقل اور دماغ محدود ہے۔ مجھے بھائی جان کی باتیں سمجھ میں آ گئیں، لیکن اشتیاق کو نہ آ سکیں۔ نہ دوسرے لڑکے اسے ٹیز کرنا چھوڑتے تھے، کبھی کبھی تو بڑی عمر کے مرد بھی اسے چھیڑ جاتے تھے۔ میں نے اسے اپنی تب کی سمجھ کے مطابق سمجھانے کی کوشش کی تو اس نے کہا تھا کہ داؤد، مجھے ابو اور وہ عورت ساتھ بیٹھتے کھاتے پیتے باتیں کرتے اور پھر ایک ہی کمرے میں سوتے زہر لگتے ہیں۔ میں نے اسے کہا تھا وہ تمہاری ماں لگتی ہے۔ اس نے کہا وہ دونوں عاشق معشوق ہیں۔ میں نے کہا چچا نے مجبوری میں شادی کی ہے، گھر کا چولہا نہیں جل رہا تھا۔ اس نے کہا نہیں، ابو نے اپنی خاطر شادی کی ہے، ان کا ٹھرک گھر کے چولہے سے زیادہ گرم ہے۔ میرے پاس دلیلیں ختم ہو جاتی، ہم کتابیں سامنے رکھے چپ بیٹھے رہتے کہ اشتیاق کو پتہ چلا اس کا نیا بہن بھائی آنے والا ہے۔ اس نے مجھ سے پیسے ادھار مانگے، وہ گھر چھوڑ کر ایک بار پھر کراچی نکلنا چاہتا تھا تاکہ باپ اور باقی بہن بھائیوں کی شکل نہ دیکھ سکے۔ دوستی کا واسطہ دینے پر مجھے اسے پیسے بھی دینا پڑے اور باقی کے پیسے پورے کرنے کے لیے چوری گندم بھی بیچنا پڑی۔ میں نے ہی اسے سائیکل پر ٹرین کے سٹاپ پر چھوڑا تھا۔ تب کراچی کے حالات بے حد مخدوش تھے، لیکن پنجاب سے کراچی کا فاصلہ اس کے لیے بڑا پرکشش تھا۔ اشتیاق کے غائب کے چند ہی گھنٹوں بعد عقدہ کھلا کہ مجھ سے بھی تفتیش ہوئی۔ چچا یونس نے بہتی آنکھوں سے میرے سامنے ہاتھ جوڑے کہ میں بتا دوں اشتیاق کہاں ہے، کس ٹرین میں بیٹھا ہے، کہاں جانے کا ارادہ ہے، تاکہ اسی مطابق لایا عمل ترتیب دے کر اس کے باحفاظت واپسی ممکن بنائی جا سکے۔ سامنے بیٹھ کر رونے والا ادھیڑ عمر چچا یونس مجھے بہت ٹھرکی اور جنس پرست لگنے لگا تھا، اس لیے میں نے پروگرام کے مطابق ابو جی کے تھپڑ کھانے کے بعد بھی لاہور کا ہی بتایا۔ اگلے 10 دن اشتیاق کو لاہور ڈھونڈا جاتا رہا، وہ نہ ملا، نہ ہی مجھے اس کا کراچی سے خط آیا۔ لاابالی عمر تھی، کالج داخلہ ہونے پر بھی میں اسے بھول ہی چکا تھا کہ چچا یونس کے گھر بیٹا ہوا، اور ساتھ ہی کراچی سے ایک تشدد بوری بند لاش کی شناخت اشتیاق یونس علی کے طور پر کر لی گئی۔ داؤد احمد اپنی آواز کی نمی پر قابو پانے کی کوشش کرنے لگے۔ میلی سی میز پر سستے سے چائے کے کپ جوں کے توں پڑے تھے۔ جاذب نے بے چین ہو کر باپ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا۔ اسے نفسیاتی توڑ پھوڑ کھا گئی۔ اس کی نفسیاتی توڑ پھوڑ کا سبب اسی کے ہم عمر لڑکے تھے، ہم تھے۔ میں تو اس کی حسرت زدہ موت کا بھی ذمہ دار ہوں، اس کے مرنے کی عمر نہیں تھی یار۔ اور پھر جس طرح اسے مارا گیا۔ داؤد احمد نے اس بار برسوں سے نو عمر اشتیاق کے لیے چوری بہا دیے جانے والے آنسو نو عمر بیٹے کے سامنے بہا دیے۔ آصفا نے چپکے سے دوپٹے سے بے آواز بہتے آنسو صاف کیے۔ جاذب، میں اشتیاق کے بے وقت حسرت ناک موت میں کسی نہ کسی طرح حصے دار بنا ہوں۔ یہ احساس گناہ مجھے اندر سے مارنے کے لیے کافی ہے۔ دوسری شادی کر کے میں تمہیں کسی نفسیاتی پیچیدگی میں ڈالنا نہیں چاہتا تھا۔ میرے لیے ایک ہی اشتیاق کا ٹراما کافی ہے۔ اپنے بیٹے کی اذیت کا کیسے انتظام کر لیتا، لیکن جو بھی ہوا وہ اتنا شدید تھا کہ مجھے یہ قدم اٹھانا پڑا۔ آصفا، آپ گاڑی میں جا سکتی ہیں، مجھے پہلے خیال نہیں آیا ورنہ پہلے ہی کہہ دیتا۔ نہیں پاپا، مما کو ہمارے پاس ہی بیٹھنا چاہیے، فیملی کا یہی مطلب ہوتا ہے۔ ویسے بھی کچھ باتیں ہیں جو میں آپ دونوں سے اکٹھے ہی کرنا چاہتا تھا۔ پاپا، وقت بدل گیا ہے، ہماری جنریشن آپ کی جنریشن سے زیادہ پروگریسو ہے۔ شہزادے، آپ کی جنریشن ہم سے زیادہ بری طرح ٹرول کرتی ہے، بس زبان بدلی ہے، ورنہ تم لوگ بھی ہماری جنریشن کی طرح ہی بے سروپا مذاق اڑاتے ہو۔ زبان انگریزی ہونے کی وجہ سے ان باتوں کی سنگینی کم تو نہیں ہو جاتی؟ میں نہیں چاہتا تھا کہ تمہارے باپ کی وجہ سے تمہیں کوئی ٹرول کرے۔ مما کے بعد میں اتنا مضبوط ہو گیا ہوں کہ ہر شے اون کرتا ہوں۔ مجھے انہیں مما کہنے میں تھوڑا سا وقت لگا ہے، لیکن بلیو می، میں نے پہلے دن سے ہی آپ کے رشتے کو تسلیم کر لیا تھا۔ باقی مما کی پرخلوص اور بے لوث خدمت اور محبت نے مما کہنے پر مجبور کر دیا، بلکہ اس سے بھی پہلے فری مجھے مجبور کر چکی تھی کہ میں اسے اپنی بہن مانوں۔ اس کی باتوں پر اب دھواں دھار رونے کی باری آصفا کی تھی۔ آپ میاں بیوی جتنا مرضی روئیں، لیکن میں آپ دونوں کے سامنے ہرگز نہیں رونے والا، وہ خفا لہجے میں بولا تو آصفا اور داؤد ہنس دیے۔ خدا کبھی وہ وقت نہ لائے کہ ہم تمہیں روتا ہوا دیکھیں۔ آصفا نے بے ساختہ دعا دی تو داؤد احمد نے آمین کہا۔ مجھے آپ دونوں کے ہنسنے بولنے، اکٹھے بیٹھنے، ایک روم میں رہنے وغیرہ سے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ وہ کرسی دھکیل کر کھڑا ہو گیا۔ اب اس کے دونوں ہاتھ میلی میز پر دھرے تھے۔ پاپا، آپ ماضی کے ٹراما سے نکل آئیں۔ میں جانتا ہوں میرے پاپا بہت سٹرونگ ہیں، ماضی بھول سکتے ہیں، مشکل لگے تو میڈیکل ایڈ بھی لی جا سکتی ہے۔ می لارڈ، کوئی اور حکم؟ وہ بیٹے کے ناصحانہ انداز پر مسکرائے۔ اور یہ کہ عدالت کے علاوہ گھر میں بھی بولنا سیکھیں، آج آپ کی جگہ مجھے بولنا پڑا۔
اس کی بات پر آسفا کے پاس بہتی نہر سنہری لگی. اس کے بیٹے پر مان بھری ہنسی بڑی دل فریب تھی. میں اب اور کوئی حکم نہیں پوچھوں گا. داود احمد خشک ہوئے. پر آخری بات میں بھی بتاؤں گا کہ اگر میرا کوئی چھوٹا بہن بھائی آتا ہے تو میں اسے دل سے ویلکم کروں گا. شریر ہنسی میں اپنی بات کہہ کر وہ رکا نہیں تھا. اس کی شرارت میں بھی خود پر یقین تھا. وہ دونوں میاں بیوی بھی سر سے پیر تک آسودہ ہو گئے. بس حوصلے والے، تیرا ساتھ کیا دیں گے؟ زندگی ادھر آ جا، ہم تجھے گزاریں گے.